बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर और खुश आमदीद। मॉर्निंग विद पारा में दुआ उम्मीद यही आप जहाँ कहीं हैं बिल्कुल ठीक ठाक हों, ज़िंदगी मज़े सुकून और खैरियत के साथ गुजर रही हूँ। ज़िंदगी में कई दफ़ा ऐसे मौके आते हैं जब हमें सोचना पड़ता है कि हम राई का पहाड़ तो नहीं बना रहे, और राई का पहाड़ जो है वो बड़े आराम से बन जाता है। किसी भी चीज़ को, किसी भी इशू को अगर आप अपने सर पे सवार कर लें, मैं इस वक्त इस चीज़ की बात नहीं कर रही कि वो कितना अहम है, कितना ज़रूरी है या कितना आपके लिए क्रूशल है। बात हो रही है सर पे सवार करने की। राई का पहाड़ बनाने की जो बात हो रही है वो ये कि कोई चीज़ कितनी अहम है और उसकी अहमियत के मुताबिक ही उसको अहमियत दी जाए। तो ये जब हम राई का पहाड़ बनाते हैं तो हम इस चीज़ को भूल जाते हैं कि हम जिस चीज़ के लिए इतनी हमने वो किया है या वो हमारे सर पे इस दर्जे सवार है, वो इस दर्जे अहम है भी या नहीं। और इसमें बहुत अच्छे जो कुछ फार्मूलाज डिस्कवर किए गए थे ना, उसमें एक तो ये कि जो छोटी छोटी लाइंस की सूरत में है कि दिस टू शैल पास, ठीक है आज वक्त अच्छा नहीं है लेकिन अगर अच्छा वक्त नहीं रहा तो बुरा भी नहीं रहेगा, ये भी गुजर जाएगा। तो गुजर जाने वाली चीज़ जो है उसके ऊपर इतनी परेशानी या इतना कोई तकलीफ का एहसास रखना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। अगर एक किसी चीज़ को सोच लिया जाए कि गुजर जाएगा जैसा भी है, और इस गुजरते हुए वक्त को फिर गुजरने दिया जाए, उसको फिर अपने लिए लंबा ना कर लिया जाए। दूसरी जो एक इसमें रूल है वो ये है 10-10-10 का, जो मैंने बहुत दफ़ा शेयर किया है, मैंने ज़िंदगी में हमेशा अप्लाई किया है। वो ये कि आज जो कुछ हुआ है 10 मिनट तक कितना अहम है, 10 घंटे के बाद कितना अहम होगा, 10 दिन के बाद कितना अहम होगा, 10 महीनों के बाद भी इतना ही अहम होगा कि जितना आज हम सारा कुछ जो है उसके लिए मुसीबत उठाए बैठे हैं। तो फिर अंदाज़ा होता है कि नहीं यार 10 महीनों के बाद पता नहीं क्या होगा। तो जब 10 महीनों के बाद एक चीज़ जो है उसे हम भूल भाल चुके होंगे, हमारे लिए अहम ही नहीं होगी और हम उस चीज़ के बारे में कुछ और नुक्ता नज़र रखते होंगे, तो फिर आज वो हमारे सर पे मुसल्लत और सवार क्यों है। तो ये दो चीज़ें। और तीसरी एक चीज़ के वक्ती तौर पे जब इस तरह की कोई कैफियत होती है ना, तो इंसान को उससे छुटकारा पाने के लिए बहुत सारा कुछ करने की ज़रूरत होती है। हर एक की अपनी अपनी आदत के मुताबिक है कि उसे किस चीज़ में वक्ती तौर पे सुकून मिलता है, किस चीज़ से वो वक्ती तौर पे अपने आप को बहला सकता है, तसल्ली दे सकता है, किस चीज़ से वो अपने आप को आसूदगी दे सकता है। उसके लिए जो डिस्कवर की गई बातें, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं उनकी रिसर्च के मुताबिक ये कि आप उस वक्त अपने आप को इंगेज कर दें, अपनी जो मसरूफियात है उनमें इजाफा कर दें, और मसरूफियात ऐसी हो जो मशगूलियत की हों, जिसमें हमें थोड़ी सी दिलचस्पी भी हो, जिसमें गहमा गहमी भी हो, जिसमें रौनक भी हो। उसमें उन्होंने कहा कि मॉल में चले जाएं, वहाँ पर आपने अगर शॉपिंग नहीं करनी तो विंडो शॉपिंग करते रहें, अगर और कुछ नहीं तो घूमते फिरते रहें, लोगों को देखते रहें, खाते पीते रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। बहुत सारे हंसते मुस्कुराते और महव और मसरूफ़ और खुश और मगन चेहरों को देखकर भी इंसान को अपनी इस कैफियत से छुटकारा पाने में बहुत मदद मिलती है। सो एक तो ये, और दूसरी जो बिल्कुल उसके कॉन्ट्रेरी बात थी वो ये थी कि आप अपने आप को थोड़ा सा आइसोलेशन में ले जाएं, तन्हाई में ले जाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें उसमें, जो कि हम जानते भी हैं। और अगर हम इसको अपने मज़हब से जोड़ें तो हमें पता है कि अल्लाह की याद से ही दिल सुकून पाते हैं। तो हमें कनेक्ट करना होता है अपने उस रब के साथ कि जिसके हाथ में सब कुछ है, और एक वही ज़ात है जो कि हमें सुकून दे सकती है दुनिया की तमाम नेमतों के साथ साथ। सो ये दो मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट्स हैं, इन पे काम किया गया और दोनों को इक्वली गुड पाया गया। इंसान की नफ्सियात का जब मुताला करने वाले लोग हैं, ये दोनों रिसर्चेस जो है दो मुख्तलिफ प्रोफेसर्स की हैं, और उन दोनों मुख्तलिफ प्रोफेसर्स ने मुख्तलिफ तजर्बों के बाद और बहुत सारे लोगों के ऊपर इन तजर्बों के बाद ये साबित किया कि ये काम करता है। अब डिपेंड करता है कि आपकी तबीयत और नेचर जो है इस तरह की है कि आप अपने आप को मशगूल करके कहीं बहला कर, कहीं और दिल लगा कर, कहीं और जहन लगा कर आप अपने आप को इंगेज करेंगे और छुटकारा पाएंगे उस अजियत से या वक्ती तौर पर तारी कैफियत से, या फिर आप अपने आप को तन्हाई में ले जाएंगे और फिर अपने साथ वक्त गुजारेंगे और अपने रब के साथ कनेक्ट करेंगे और अपने खालिक के साथ कनेक्ट करने में सुकून पाएंगे। दोनों में से जिस तरह से भी सुकून मिलता है, जिससे कि हम किसी भी वक्ती सोच से निजात पा सकते हैं, उससे होता फिर ये है कि जब हम अपने आप को उस वक्ती स्ट्रेस की कैफियत से निकाल लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर सोच सकते हैं। और बाज़ औक़ात बहुत सारी जो मुश्किलात होती हैं और उसके साथ साथ बहुत सारे जो सवालात होते हैं, जैसे बहुत सारे साइंसदान जो हैं उन्होंने अपने तमाम मुश्किल जो गुत्थियाँ हैं उन्हें सुलझाया था जब उन्होंने उस मसले को वक्ती तौर पर एक तरफ रख दिया था। तो जब हम वक्ती तौर पर अपने आप को संभाल लेते हैं तो फिर उस मसले का कोई ना कोई बेहतर और मुनासिब हल भी निकाल सकते हैं। सो मेरी दुआ यही कि ज़िंदगी की ये जो टिप्स हैं और ये जो ज़िंदगी में जिन लोगों ने मुख्तलिफ तरीके आजमाए में हैं, उनसे हम भी मदद और फ़ायदा हासिल करते हुए अपनी ज़िंदगी को आसान और खूबसूरत बना सकें। आज के प्रोग्राम की तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। आज जनाब प्रोग्राम के पहले हिस्से में मिलेंगे हम अपने एक ऐसे एंकर से जो अक्सर हमें हालात हाजरा के ऊपर तबसरे और गपशप करते हुए नजर आते हैं और बहुत अच्छे अंदाज में। आज हम मिलेंगे वसीम बादामी से और उनसे गपशप मुलाकात जो है वो प्रोग्राम का हिस्सा है। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम इनसे मिलेंगे। उसके बाद का जो सेशन है ना, उसको हमने दिया वाइटनिंग सेशन। गोरा होने का क्रेज़ और शौक जो है वो हमारे यहाँ पर कुछ है ही, शुरू से ही है, आज भी है, हमेशा रहेगा।
हम जितना इसको चाहें ना चाहें, पसंद करें ना करें, तनकीद करें या फिर इसे अप्रिशिएट करें, ये एक चीज़ है जो कि अपना वजूद रखती है। सो कैसे गोरेपन का जो ख्वाब है या फिर अपने आप को एक निखरी हुई शख्सियत का जो ख्वाब है उसे हासिल किया जा सकता है, उसके लिए आज जो एक्सपर्ट्स अपनी अपनी एक्सपर्टीज़ आपके साथ शेयर करेंगे। हकीम रिजवान, सबसे पहले डॉक्टर अर्मिला है। डॉक्टर अर्मिला रेहान जो है डर्मेटोलॉजिस्ट है, हमें बताएंगे क्या कुछ किया जा सकता है आजकल की जो डोमेन है एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी की, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐसी आ गई हैं जिनकी मदद से हम इस मुश्किल को आसान कर सकते हैं। डॉक्टर मदीहा जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं, वो हमें बताएंगी खाने पीने में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिनको इस्तेमाल करके हम अपने रंगत को निखार सकते हैं और दिलकशी जो है वो पैदा कर सकते हैं। उसके बाद साथ साथ हकीम रिजवान हफीज़ मलिक साहब जो कि हमें बताएंगे कि हिकमत से वो कौन सी ऐसी तिब्बी कुछ चीज़ें हैं जो कि घर में बनाई जा सकती हैं और वो हम आपको उसके बनाना बताएंगे भी, जिससे आप अपने चेहरे की शादाबी और ख़ासतौर पर रंग गोरा करने का जो एक ख्वाब है उसे हासिल कर सकेंगे। सो ये सब कुछ शो में मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। यूँ तो मेरे आज के मेहमान से आपकी मुलाकात रहती ही थी और अक्सर आप इनके प्रोग्राम से हैं बहुत शौक से देखा करते थे। प्रोग्राम सब लोग करते हैं, बड़ा मुश्किल होता है कि आप जिस चैनल में रह रहे हैं उस चैनल की पॉलिसी के ज़रा कंट्रास्ट में चलते हुए प्रोग्राम करें और मुसलसल करते चले जाएं, टो ना करें उस एजेंडा को जो कि पूरा उसमें किया जा रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि मुख्तलिफ वेरिएशन के प्रोग्राम, कभी आप मजहबी प्रोग्राम करने खड़े हो जाएं, कभी आप सियासी प्रोग्राम करने खड़े हो जाएं और फिर दोनों पे आपकी कमांड और गिरफ्त हो। तो ये तमाम मलिका जो है मेरे आज के मेहमान को हासिल है। मेरे साथ हैं एंकर पर्सन वसीम बादामी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। तो गायब कहाँ पर है और क्यों है? क्यों है तो ज़ाहिर है इसकी तो वजह यही है कि जिस इदारे से वाबस्ता था वो छोड़ दिया है और जिस इदारे से वाबस्ता हूँ उसने अभी लॉन्च होना है और तो गायब इसलिए हैं। और कहाँ है ये कि 6-8 साल बाद तकरीबन कोई लाइफ में कुछ ऐसा एक फेज आया जब थोड़ा सा अपने लिए कुछ वक्त निकालने का मौका मिला है। शादी कर ली? हाँ वो तो जब वक्त नहीं था तभी कर ली। अभी तो इतना वक्त हो गया कि एक और की जा सकती है बाकायदा, लेकिन ये नहीं कि कर रहा हूँ, लेकिन अभी इतना वक्त है। अच्छा। लेकिन ये कि कुछ पढ़ने पढ़ाने का, कुछ लिखने लिखाने का, थोड़ा सा ट्रैवल करने का, कुछ सोशलाइज करने का, फैमिली के लिए टाइम का ये वक्त मिला है। तो बस इस वक्त को बड़ा अच्छा एंजॉय कर रहा हूँ। डेली अपीयर होने वाले अपने फिक्स स्केड्यूल्स पे अपीयर होने वाले एंकर्स अगर गायब हो ना तो उसका एक ही मतलब होता है या तो शादी कर ली है और अगर फीमेल एंकर्स हो तो फिर वो कोई बच्चे की वो सूरत हाल है तो उसमें फैमिली उसमें लीव पे मैटरनिटी लीव पे अगर जाए तो जाए। तो ये बड़ा लेकिन ये जो मैं अभी शुरू में बात कर रही थी अगेंस्ट चलना, मतलब हम देख रहे थे कि जिस चैनल पे आप काम कर रहे थे वो कुछ और कह रहा था और आप जो प्रोग्राम कर रहे थे वो कुछ और कह रहे थे, तो ये क्या था? नहीं और क्यों था? सबसे पहले तो देखिए मैं टू बी फेयर विद देम, ये मतलब ये रिवाज खत्म होना चाहिए कि जनाब आप जिस इदारे से जब तक वाबस्ता हो तब तक वो दुनिया का सबसे अच्छा इदारा हो, जिस दिन आप छोड़ दें उस दिन में बुरा इदारा हो जाए। तो मैं उस इदारे को भी, मुझे नाम लेने में कोई शर्म नहीं है और बल्कि मुझे ये कहने में भी कोई शर्म नहीं है कि आज अगर मैं जहाँ कहीं भी हूँ, यहाँ भी बैठा हूँ या कहीं भी हूँ, अपने इस इदारे से भी जिससे मैं अभी वाबस्ता हूँ बोल टीवी से, अगर मैं वहाँ पर भी आज बैठा हूँ किसी पोस्ट पर तो वो ARY की मरहून मिन्नत है। मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है और ARY का बड़ा क्रेडिट है। ये भी ARY का क्रेडिट है कि अगरचे जिस तरह आपने कहा कि वो पॉलिसी शायद कुछ मामला जो भी थे, लेकिन मुझे कभी इस अंदाज से कम इदारे की जानिब से तो नहीं रोका गया। इंडिविजुअल की मैं बात नहीं कर रहा, किसी इदारे की जानिब से कभी मुझे कोई रुकावट नहीं आई। और ऐसा क्यों है वो इसलिए कि मेरा अपना ये ख्याल है, अब हो सकता है किसी को बड़ी घिसी पीटी सी बात लगे, लेकिन मुझे ये लगता है कि जब क़यामत के दिन हमने अल्लाह के सामने हाजिर होना है तो ये नमाज रोज़ा और इन सारी चीज़ों को जवाब देना ही है। लेकिन शायद मैंने इस बात का भी, बल्कि यकीनन मेरे ख्याल से मैंने इस बात का भी जवाब देना है कि भाई तुम्हारी कोई औकात नहीं थी वसीम बदामी, अगर तुम इस ऐसी जगह पर लाकर बिठा दिए गए कि जहाँ तुम कोई बात करो तो 2 लोग सुन लें, तो फिर वो बात वो होनी चाहिए जो कि मेरे ख्याल में, गलती का इम्कान तो हर किसी से, जो कि मेरे ख्याल में सही बात हो, मुझे वही बात करनी चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये नमाज रोजा और जो जितनी कोई भी और इबादत अहम है, इतना ही इस काम के लिए भी मैं अकाउंटेबल हूँ। बिल्कुल हम, क्योंकि अता में खता, ये जो सवाल होता है ना सबसे बड़ा वही तो इसी पे होगा ना कि आपको दिया क्या गया और जो आपको दिया गया आपने उसके साथ किया क्या। तो जो दिया और किया
असल सवाल जो है वो यही तो अगेन मैं कह रहा हूँ, हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब मैंने सच कहा, हो सकता है कुछ राय मेरी हो जो कि शायद सही ना हो, लेकिन मैंने जिसको सच समझा पूरी तहकीक के बाद और तज्जिए के बाद वो कहा। तो इसलिए ये बड़ा मुश्किल हो जाता है कि जनाब फराज साहिबा की तारीफ या बुराई इसलिए कर दी जाए कि अमजद साहब ने कहा कि कर दिया। नहीं भाई, हाँ अगर मैं कोई बात बुरी समझूंगा तो बिल्कुल तनकीद करूंगा विद इन द लिमिट्स ऑफ डिसेंसी, और मैं अच्छी समझूंगा तो मैं फिर तारीफ भी करूंगा विद इन द लिमिट्स ऑफ। तो ये जो चस्का होता है रोजाना अपीयर होने का, आपको ट्वीटर्स, आप वहाँ पर हैं, ट्वीट्स आ रही हैं, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं, प्रोग्राम की रेटिंग्स आ रही हैं, नहीं आ रही हैं, एक रन में आप भाग रहे होते हैं, उससे ऑफ होने का फील कैसा है? हाँ देखिए, अब कुछ 2-3 साल पहले एक इंटरव्यू में एक साहब ने पूछा, जनाब आप शोहरत को एंजॉय करते हैं जब लोग मिलते हैं वो? तो मैं कहा भाई मैं क्यों झूठ बोलूं कि नहीं, मैं कहूँ यार ये तो बड़ा कि मेरी जाती लाइफ खराब होती है किसी हद तक, लेकिन बहरहाल इट इज ऑलवेज अ वेरी गुड फीलिंग टू बी नोन। इसमें क्या शर्माने की तो कोई बात नहीं है। तो उन्होंने अगला सवाल ये किया कि क्या ये शोहरत छिन जाने का खौफ है? तो मेरा जवाब था कि खौफ भी है और यकीन भी है। मतलब कौन रहा है भाई हमेशा, हर 12 के बाद एक बजना है। तो मैंने जब ये फैसला किया तो मुझे पता था कि एक बड़े अरसे तक ऑफ स्क्रीन रहना पड़ेगा, और फैसला जिन हालात में किया था मुझे लगा था कि अब ये फैसला कर लेना चाहिए कुछ वजूहात की बिना पर। तो मैंने ये भी सोचा था कि ये एक प्रैक्टिस भी जरूर होनी चाहिए कि भाई रौनक मेला सब लगा हुआ है, वसीम बदामी साहब इस खुमार में मुब्तला ना हो कि वो अगर कोई इदारा छोड़ देंगे तो या वो इदारा बैठ जाएगा या मुल्की सियासत पे कोई फर्क पड़ जाएगा, सब वैसे का वैसा चलता रहेगा, आप उसका हिस्सा नहीं होंगे। इसकी आदत हो जानी चाहिए। तो मैंने ये प्रैक्टिस के तौर पे भी ये टाइम खुला किया था। तो अल्लाह का शुक्र है एज वी स्पीक अब तक आई एम एंजॉयिंग इट। कोई एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब मुझे कोई ये डिप्रेशन हुआ हो कि यार ये क्या हो रहा है। मैं वही अगला सवाल ही करने वाली थी कि अब वो गाना तो नहीं आप सुनने लग पड़े, मोहब्बत करने वाले कम ना होंगे तेरी महफिल में लेकिन हम ना होंगे। तभी तक तो इट इज गोइंग सो गुड। जाहिर है जो आपका काम होता है वो आप मिस करते हैं, लेकिन अभी तक तो मुझे लग रहा है कि वो जो एक लंबा टाइम पीरियड था 8 साल एयरवाइज वापसी का, उसके बाद ये एक अच्छा ब्रेक है उनका। अच्छा आजकल फिर कौन से प्रोग्राम्स खुद ज्यादा देख रहे हैं कि स्क्रीन से? हाँ नहीं 8 बजे और 10 बजे तो रात, यानी कि आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं टेलीविजन के सामने हूँ और करंट अफेयर्स के सारे प्रोग्राम्स देखूं। तो सारे कैसे देखते हैं? हाँ मतलब वही कि जो उस वक्त अच्छा लगा, फिर ब्रेक आया तो अगले पे चले गए, या अगर मैं नहीं देख सकता तो फिर रात में रिपीट पे देखता हूँ। तो प्रोग्राम्स तो सारे देखता हूँ। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं जो कि मैं एंकर्स की वजह से देखता हूँ, और कुछ ऐसे होता है जो कि मैं देखता हूँ कि जहाँ अच्छा मौजू या गेस्ट लगे तो वो देखता हूँ। लेकिन बिल्कुल ये तो मैं मेक श्योर करता हूँ। और एंकर्स की वजह से देखे जाने वाले प्रोग्राम्स कौन से हैं वसीम? काशिफ अब्बासी साहब का प्रोग्राम मैं कोशिश करता हूँ जरूर देखूँ। शाहजेब हमारा दोस्त है, भाई है, उसने भी ज्वाइन किया है। और कुछ और प्रोग्राम्स हैं, ये 2 फौरी तौर पर नाम आ रहा है जो कि मैं कोशिश करता हूँ। 3 एंकर में से किसी का नहीं देखते? नहीं। क्यों? मतलब इस वजह से नहीं देखता कि इस एंकर का प्रोग्राम देखना है, कभी वो प्रोग्राम मुझे अच्छा लगे नहीं, वो इसलिए मतलब इसका एंकर के खातून या मर्द होने से कोई ताल्लुक नहीं है, बस वो अपनी पसंद या नापसंद होती है। हो सकता है बहुत सारे लोगों के कि मेरे बारे में ये राय हो। अच्छा क्या क्या कुछ बदला है जिंदगी में उस सफर से? पिछली दफा आप आए थे तो हमने ज्यादा बात की थी जिस तरह से स्ट्रगल किया था, मुझे आप याद है आपने बताया था कैसे बस में भी सफर किया जाता था, कैसे ख्वाब था और उस ख्वाब के लिए फिर कितनी मेहनत की कि एक ही शर्ट होती थी और उसके साथ मेहनत। अब माशाल्लाह जब जिंदगी में अल्लाह ताला ने नाम, मुकाम, इज्जत सब कुछ अता किया, तो क्या कुछ बदल गया आपके अंदर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड। और वो आपको वापस समझ में आती है कि आपको ये भी समझना चाहिए कि कहीं उस अल्लाह ने लेकर इम्तिहान में डाला था तो अब कहीं देकर इम्तिहान में डाल रहा है। ये वाला इम्तिहान शायद ज़्यादा सख्त होता है, क्योंकि जब आपके पास आसाइश और वो होती हैं तो अक्सर आपको फिर दूसरे का मसला नहीं लगता और बहुत सारी चीज़ें आप इग्नोर कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें टेकन एज ग्रांटेड ले रहे होते हैं। तो इस बिना पर मुझे लगता है कि शायद ज़्यादा हसास मामला है, ज़्यादा हसास इम्तिहान है कई हवालों से। और फिर दूसरा क्या कुछ बदला, यही कुछ इस तरह के मोड़ आ जाते हैं कि जब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि एक तरफ वो अफराद होते हैं जो कि आपको इस फील्ड में लाए होते हैं, और फिर आपकी ये भी ख्वाहिश होती है कि बहरहाल मैं कहूँ वही जो कि मैंने कहना है, उनका एहतराम भी मलहूज़ खातिर रखना होता है। आप मैं दिल से एहतराम करता भी हूँ, तो वो थोड़ा सा, यानी इस स्टेज पे कैरियर के जरा मसाइल हैं वो जरा ज्यादा कॉम्प्लेक्स और ज्यादा हसास किस्म के हैं। अब जब मैं देखता हूँ तो लगता है कि वो मामला जिनका तस्करा किया था वो तो फिर भी मुश्किल जरूर थे, लेकिन इतने हसास नहीं थे जितने के अब के हैं मामला। सही। तो इसमें डर खौफ का एलिमेंट कहीं आता है कि तलवार की धार पे चलना है, जरा इधर से उधर हुए तो कुछ भी हो सकता है? देखिए डर खौफ इस हवाले से तो जरूर रहता है कि यार ये ना हो कि मैं कोई ऐसी बात इंतहाई सच समझ के कह रहा हूँ जो कि इंतहाई झूठ हो, ये ना हो कि कुछ कहने से किसी शख्स को या इदारे को गलत नुकसान पहुंचे। लेकिन मैं एक कोई हीरो नहीं बन रहा है इसमें, लेकिन ये जरूर है कि चूंकि कुछ मामला ज़ाहिर है वो थ्रेट्स ये सारी चीजें होती हैं,
एक हद तक तो खौफ जाहिर है लगता है, इंसान है हम, लेकिन एक स्टेज आता है जब आप अल्लाह से अगर मदद मांगो तो आपको वो स्टेज मिल जाती है कि जब आप ये सोचते हैं कि भाई ये तो अकीदा है ना मेरा कि जो मेरी आखिरी सांस है वही है और जो रात कब्र में है वही है, उससे पहले नहीं है। सही। तो आपको यकीन हो जाता है तो फिर आप बहुत सारे काम बड़े बेखौफ कर जाते हैं कि यार मेरे ख्याल में बात ठीक है, अब इसके अगर नताइज कुछ हुए तो ठीक है, देखा जाएगा, कोई मसला नहीं है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये जो डिक्लेरेशन होती है, कहता हूँ सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे, तो ये डिक्लेरेशन क्या सबकी होती है? आप समझते हैं कि कुछ लोग ज्यादा ही इसके ऊपर फिक्स होते हैं, कारबंद होते हैं, जो हर शख्स क्लेम कर रहा होता है कि मैं सच बोल रहा हूँ और सच कह रहा हूँ, जरूरी है कि वो हमेशा सच ही बोल रहा हो? हाँ देखिए, कहते तो सच हैं और कहते तो सब हैं, लेकिन सच कहते हैं यानी ये है डिबेटेबल है। अब अगेन अगर उसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो कि उस चीज को सच समझ के कह रहे हैं और सच नहीं है तो उनको ब्लेम नहीं करता, क्योंकि वो अपनी तहकीक के मुताबिक इस नतीजे पे पहुंचे कि बात सच है। लेकिन ये जानते हुए कि ये बात हकायक ये नहीं है बल्कि ये है, आप तासुब की वजह से या किसी भी और बिना पर कुछ गलती करें, और मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं ये होता है। अगेन हो सकता है कई लोगों की मेरे बारे में राय हो, तो वो होता है थोड़ी सी कहते हैं एमक्यूएम की तरफ झुकाव रखते हैं आप, तो ये कुछ इसमें सच है, हकीकत है? हाँ, ये बड़े इंटरेस्टिंग है ये यानी कि मैं आपको नाम ले लेकर बता देता हूँ। AR भाई पर ही प्रोग्राम करते हुए एक दफा ये हुआ कि हैदर अब्बास रिजवी साहब एमक्यूएम के सीनियर लीडर नाराज होकर फोन बंद करके चले गए कि आप किस किस्म का सवाल कर रहे हैं। एक और दफा ये हुआ कि हैदर अब्बास रिजवी साहब जब धरना चल रहा था अल्ताफ हुसैन साहब की गिरफ्तारी, इतना हसास मामला, हमने एक सवाल किया जिसमें उन्होंने कहा कि क्या तकलीफ है आपको इस सवाल पे। एक और दफा हुआ जब एमक्यूएम के रशीद गुडेल साहब प्रोग्राम से माइक फेंक के चले गए कि मेरे पास मैं अपने कारकुन की नमाज जनाजा पढ़ने जा रहा हूँ, मेरे पास इस प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं है। कुछ दफा तो ये भी हुआ कि जब चैनल बंद हुआ तो उसका भी लोगों का ख्याल था कि शायद ये मामला तो, लेकिन उसके बावजूद भी तासुर अगर कुछ सर्कल्स में है तो मेरे लिए बड़ा हैरत अंगेज है। एमक्यूएम से मेरा फ्रैंकली स्पीकिंग बड़ा एक लव हेट किस्म का रिलेशनशिप रहता है। कभी कभी बड़े अच्छे मामला चल रहे होते हैं और कभी कभी मामला बिल्कुल एक दूसरी नहज पर होते हैं। अब यही है, अगर ये तासुर है तो मुझे नहीं मालूम कि इसकी क्या वजह है, क्योंकि कुछ हलकों में कम से कम इसके बिल्कुल बरक्स तासुर। और एमक्यूएम के जो बड़े कुछ सीनियर लोग हैं जो कि हमारे दोस्त भी हैं, वो तो बड़े नाराज रहते हैं इस बात पर कि भाई आप हमारे साथ ज्यादती करते हैं। सही। लेकिन ये तासुर अमूमन बन जाता है कुछ एंकर्स के लिए। आप कुछ अरसे तक प्रोग्राम देखें तो आप उनकी सोच और उनकी चीजें जो है वो रीड कर सकते हैं, बन जाता है। और इसकी एक कई मौकों पर तो जेन्युइन भी बनता होगा, कई मौकों पर एक और वजह भी होती है। देखिए, एक तो ये भी है कि हमें ये भी देखना चाहिए कि अब अगेन मैं अपनी मिसाल इसलिए दे रहा हूँ कि मुझे अपनी मिसाल याद है, हर एंकर के साथ ये काम होगा कि ये मैंने आपको एमक्यूएम की मिसालें गिनवाई। जमात इस्लामी के साबिक अमीर मुनव्वर हसन साहब ने ऑन एयर में कहा कि आप ANP के एजेंट हैं। अच्छा। एक और इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अमेरिका से कितने डॉलर लिए सवाल करने के। अच्छा, उन्होंने ANP का एजेंट कहा। ANP के जायद खान साहब ने कहा कि एमक्यूएम की जबान बोलते हैं आप। एमक्यूएम ने कहा कि आप पीपल्स पार्टी पे हल्का रखते हैं। पीपल्स पार्टी ने कहा कि आपको नून से क्या मोहब्बत है। तो अगर सब इल्जाम लगा रहे हैं तो इसका मतलब मामला ठीक। और दूसरे की जो आपने कहा तासुर कभी कभी बन जाता है, उसकी एक वजह शायद ये भी हो सकती है कि मसलन एक इशू है इमरान खान साहब का धरने का। मसलन अब अगर मेरी ये राय है कि धरना खान साहब को नहीं देना चाहिए, मिसाल के तौर पर, अब धरना की ही मौजू पर टॉक शोज हो रहे हैं मुस्तकिल 2 महीने तक, तो जाहिर है राय तो मेरी वही रहेगी। अब जब मैं 2 महीने तक इसी राय को दोहराऊंगा कि मेरे ख्याल में धरना नहीं होना चाहिए, तो हो सकता है एक सर्कल में ये राय एस्टेब्लिश हो जाए कि ये एंटी इमरान खान है, 2 महीने से इमरान खान के खिलाफ बात कर रहे हैं। लेकिन असल में इमरान खान के खिलाफ बात नहीं, उस इशू पर एक मौकिफ है जो कि इमरान खान के खिलाफ है और 2 महीने से डिस्कस ही वो इशू हो रहा है। अगर तीसरे महीने नौजवानों की सियासत में आने का इशू डिस्कस हो जाए तो मैं इमरान खान की इंतहाई तारीफें कर रहा हूँ कि उनको क्रेडिट मिलता है, तब शायद दूसरे सर्कल को लगेगा ये प्रो इमरान खान एंकर। ठीक है। अच्छा, एक सवाल छोड़ते हुए ब्रेक की तरफ चलूंगी। मजहबी प्रोग्राम भी किए हैं आपने और सियासी प्रोग्राम भी किए, दोनों प्रोग्राम जो है वो तलवार की धार पे चलने के बराबर है। कौन सी धार ज्यादा तेज है, ज्यादा उसकी काट तेज है, इस बारे में बात करेंगे एक ब्रेक के लिए रुकने के बाद। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। आज हमारे सीनियर एंकर वसीम बदामी मेरे साथ हैं और उनसे गपशप और मुलाकात। सीनियर लगाना शुरू कर दिया ना आपने अपने नाम के साथ? मैं तो खुद तो नहीं कहलवाता या कहता,
लोगों ने लगाना शुरू कर दिया है, तो मैं कहता हूँ भाई जिसकी मर्जी है ये चाहे लगाए, ना जिसकी मर्जी है ना लगाए। दैट्स गुड। ये अच्छी बात है कि सीनियर जो है उसका उसकी कैटेगरी में आपको लाया जाए और आया जाए, जो कि आप हैं भी अब। अच्छा, मैंने सवाल किया था सियासी प्रोग्राम ज्यादा मुश्किल है कि मजहबी प्रोग्राम? आपने हसासियत के एतबार से सवाल किया था। ओह, इट इज़ नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। फॉर श्योर मजहबी प्रोग्राम, खास तौर पे हमारी सोसाइटी में जहाँ मजहब से लोगों का लगाव बहुत ज़्यादा है, जो कि बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ बदकिस्मती से ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है जो कि उसको मिस यूज़ भी करने में दुरेख नहीं करते। मुझे नहीं मालूम मैं किन अल्फाज में बात कहूँ कि यहाँ तक भी होता है कि आपको बाकायदा इंटेंशनली, और ये मेरे साथ हो चुका है, ज़ाती मैं कह रहा हूँ, ये तक कहा जाता है कि आपकी अगर किसी से पर्सनल एनिमोसिटी है या पर्सनल कोई भी इशू है, तो आपको ये भी कहा जाता है कि आपने तो करना है ना रमजान के 30 दिन प्रोग्राम। 30 दिन का मतलब है रोजाना 6 घंटे, इसका मतलब है कि महीने में इतने घंटे होंगे। तो आप सोच समझ के बोलिएगा, कहीं अगर आपने एक जुमले में भी कोई खता की ना, तो मैं आपका ये एक जुमला पकड़ के कैश कराऊंगा और आपके खिलाफ ये कर दूंगा। यानी इंटेंशन है, यानी इसमें इसका मतलब इसमें अल्लाह का हुब या उसके हुब नहीं है, इसमें बुग़्ज़ है किसी और का, कि मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आप गलत बात करेंगे, वरना तो इस्लाह का पहलू है ना, नहीं इसलिए करूंगा कि ताकि आपकी बात पकड़ के। ऐसी सोसाइटी में, और ये बहुत हसास मामला है। और कितनी बदकिस्मती है कि हम इतने सारी सच फिर भी नहीं बोल सकते, जो हकीकत है बता नहीं सकते, जो सही है वो कह नहीं सकते, अगर जानते भी हैं तो उसको हम कह नहीं सकते कि बहुत सारे लोगों के दिल आज़ारी हो जाएगी, तो उसकी वजह से आपको हक को छुपाना पड़ता है ना? ये है मतलब, या अगर कुछ बातें कह भी सकते हैं तो आपको बहुत ही मलफूफ अंदाज में वो कहना जो समझ ही ना आए किसी को। हाँ, वो जो आप खुद ही समझ रहे होते हैं अक्सर। लेकिन ये तो है बदकिस्मती के लोगों ने मिसयूज किया है इतने पाक नामों को, इतने मुबारक नामों को, जिसकी वजह से मामला बहुत हसास हो गया। अच्छा बताइए, मेरे ख्याल ये तो ओनली न्यूज़ एंड करंट अफेयर्स एंकर जिसने ये वेंचर भी किया कि अच्छा वो मजहबी और रमज़ान ट्रांसमिशन के प्रोग्राम भी करें, तो आप क्या वजह थी, क्यों? हाँ देखिए, एक तो मैं इसमें क्रेडिट बिल्कुल मैं ARY को भी दूंगा, रऊफ भाई, हाजी इकबाल साहब, सलमान इकबाल साहब, JJ, ये इन सब का इन्होंने एतमाद का इजहार किया, वरना मैं भी शायद डरता कि यार ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि मेरा लगाव इस जानिब था, वो शुरू से ही वो नात खानी और ये सारा सिलसिला रहा था, जो कि मीडिया की वजह से ही रुक गया था। तो फिर मुझे ये लगा, अब अगेन अब हम बहुत ही गुनाहगार लोग हैं तो ये बात कहते हुए भी अजीब लगता है, लेकिन एक तो मुझे इसमें सबसे बड़ा अट्रैक्शन ये था, जो कि मैंने पहली रमज़ान नशरियात में कहा भी था। रमज़ान नशरियात जब हमने आगाज़ किया पहली दफ़ा, जब रमज़ान नशरियात की, मैंने उसका इंट्रो सोचा हुआ नहीं था। जब काउंटडाउन चला और मैंने बिस्मिल्लाह कहा, तो उसके बाद अगला जुमला मेरे जहन में आया, मैंने इंट्रो दिया कि इस ट्रांसमिशन का मुझे एक अट्रैक्शन ये भी लगता है कि बाकी मुख्तलिफ जो ट्रांसमिशन मैंने की है, स्पोर्ट्स की, बिजनेस की, फला, उसमें अट्रैक्शन ये होता है कि चलो ठीक है, आपका करियर भी अच्छा हो जाएगा, प्रोफाइल में एक अच्छी चीज़ ऐड हो जाएगी, लेकिन उसके फ़वाइद इस दुनिया तक ही महदूद हैं। ये ऐसी चीज़ है कि अगर आपसे किसी का भला हो गया या आपने दो बात अच्छी कह दी, तो इसके फ़वाइद ज़ाहिर है उस आखिरत तक भी हैं। ये एक बहुत बड़ा अट्रैक्शन है। और बाकी मतलब ये एक ये मिजाज है कि ज़रा मुख्तलिफ चीज़ों को ट्राई करना चाहिए, ज़रा सा रिस्क लेना चाहिए। तो बस ये उस मश्क का भी हिस्सा था कि ठीक है, देखते हैं अब आगे, अल्लाह वाले के कामयाबी आगे इरादा है इस तरह के कुछ काम करने का? एज फार एज रमज़ान इज कंसर्न, यस, बिकॉज मैंने नोट किया है, ये मैं अभी नोट करता हूँ रोजाना की बुनियाद पर, एक क्लब है जो कि करंट अफेयर्स और उस वजह से है, और एक है रमज़ान की वजह से। रमज़ान का जो व्यूअर की जो एसोसिएशन है, एफिलिएशन है, वो एक अलग ही लेवल की है। उसमें जितनी रिस्पेक्ट और उसमें जितना जिस अंदाज से अकीदत आ जाती है, अकीदत है, खवातीन हाथ उठा के माएँ दुआएं देती हैं, मतलब वो अलग ही है। तो ये तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि बिल्कुल रमज़ान के हवाले से तो चीज़ को कंटिन्यू किया जाए, डेफिनेटली। सही। अच्छा बताइए, शादी मोहब्बत की कि घर वालों की पसंद? घर वालों की। अच्छा, क्यों मोहब्बत के लिए टाइम नहीं मिला क्या? टाइम मिला था या ओवर टाइम हो गया, समझ में नहीं आया कि क्या क्या किया जाए, तो ये कहा कि घर वालों की। दिस इज अ टफ वन। हो गई, घर वालों की मर्जी से कर ले। सही, लेकिन बड़ी चुपचाप खामोशी से। अमूमन फीमेल एंकर्स की अगर शादी हो तो दे टेक अ ब्रेक, 2, 3, 4 हफ्ते। वो हुई बड़ी धूमधाम से ही थी, लेकिन वो उस वक्त हम इतनी लाइमलाइट में थे नहीं, इसलिए वो इतना नोटिस नहीं हुआ। सही, ये वजह रही। तो वो सिलसिला ठीक ठाक। अब तो घर वाले बहुत खुश होंगे जब इतना टाइम उनको मिलता होगा। मिलता है कि नहीं अभी भी आप टाइम इधर उधर? निस्बतन तो बहुत ज्यादा मिलता है। सही। उनकी तवक्कुआत से शायद अभी भी कम, लेकिन निस्बतन बहुत ज्यादा। ठीक। अच्छा, आप लोगों के जो प्रोग्राम्स देख रहे होते हैं लेट नाइट, वो भी रात को नहीं सोते,
तो जो लोग प्रोग्राम कर रहे होते हैं उनका क्या बन रहा होता है? मैं अक्सर जो रात 10-11 बजे लोग लाइव होते हैं उनको देख के सोच रही होती हूँ कि ये रात को तो नहीं सो सकते होंगे, सुबह में ही कहीं सोते होंगे। हाँ, ये बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन जब आपका सारा दिन इस तरीके से, यानी आप रात 11 बजे आपने प्रोग्राम शुरू करना है, या फॉर दैट मैटर रात 10 बजे, इसका मतलब रात 11 बजे आपके दिन का वो हिस्सा है, रात 11 से रात 12, जब आपने सबसे ज्यादा फ्रेश, सबसे ज्यादा एनर्जेटिक, सबसे ज्यादा सूटेड बूटेड और ये सब होना है। तो जब आप 11 से 12 इस फ्रेम ऑफ माइंड में है, तो ये क्या सोचता है कि आप 12 बजे प्रोग्राम खत्म करें और 1 बजे आप सो रहे हो, तो ये हो नहीं सकता। और फिर आपका सारा साइकिल उसके अकॉर्डिंगली चलता है। तो मैं भी अक्सर सोचता हूँ कि तो कभी मुझे मॉर्निंग शो करना पड़े तो मैं कैसे करूंगा ये काम, सुबह उठने वाला काम कैसे होगा। साइकिल ही लाइफ का इस तरह का बन गया है। तो क्या ये वजह है कि फिर इतने एग्रेसिव नजर आते हैं हमें सारे न्यूज एंकर्स और सारे लोग, वो इतने हाइपर होते हैं क्योंकि वो सारा उनका पैटर्न ही, शायद लाइफ साइकिल ही सारा बहुत एक वजह तो ये यकीनन हो सकती है, मतलब मुझे फील होता है, मैं बाकायदा ये हेल्थ के हवाले से देखूं तो ये मुझे एक चीज फील होती है कि एक चीज लैकिंग है, और इसकी वजह से बिल्कुल कभी आप मुस्तकिल जाग रहे हो तो चिड़चिड़ापन, तो ये भी एक वजह यकीनन होगी। दूसरी वजह शायद ये भी होती है, अक्सर मामलात में इग्नोरेंस भी ब्लेसिंग होती है ना। जब आप चीजों को करीब से देख रहे होते हैं, आप ज्यादा कुड़ते हैं कि यार ये मसला तो ऐसा था जो भाई हल हो सकता था, ये हल नहीं किया और 200 बच्चे भूख से मर गए थर में, यार ये तो कर लेते भाई। तो वो उसमें जब आप बात करते हैं तो ज्यादा फ्रस्ट्रेशन नजर आती है। तो शायद एक वजह ये भी होती है कि आप चीजों को ज्यादा करीब से देख रहे होते हैं। सही। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि इतने हमारे माशाल्लाह सीजन, इतने हमारे समझदार काबिल न्यूज एंकर्स हैं, तो इन सब लोगों को सियासतदान बना दिया जाए क्योंकि सियासतदानों से बेहतर अंदाज में तो ये सारा कुछ कर सकते हैं। हाँ, इसमें आपका क्या ख्याल है? ये एक राय है और मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग हमें कहते हैं जनाब आपने 10 प्रोग्राम किए, इस पे किए, वो किए, यानी काफी लोग गुस्से से कहते हैं, लेकिन आपने सिस्टम ठीक करने में क्या किया? और काफी लोग बहुत मोहब्बत से कहते हैं कि आपकी मेहनत और काविश हम देख रहे हैं, लेकिन देखिए ना चीजें बेहतर तो नहीं हो सकती। इस मुल्क में बिगाड़ का एक शायद सबब यह भी है कि हर कोई अपने अपनी हुदूद से इनहराफ करने का हर किसी को बहुत शौक है। एंकर को एंकर रहना चाहिए, मसीहा बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, जो कि हम लोग करते हैं, अक्सर करते हैं, जो कि मेरा ख्याल नहीं होना चाहिए। लोगों को भी हमें एंकर समझना चाहिए, मसीहा नहीं समझना चाहिए। अगर लोग मुझसे ये तवक्को करते हैं, मैं ये चाहता हूं कि मैं इस मुल्क की बेहतरी में इस अंदाज से नहीं, कंट्रीब्यूट तो इस अंदाज से भी हो रहा है, लेकिन दूसरे अंदाज से कंट्रीब्यूट करो जिस अंदाज से सियासतदान करता है। तो पहला काम ये करना चाहिए कि ये काम छोड़ के सियासतदान बन जाओ। जिसका जो काम है उसी को करना चाहिए। मैं ये समझता हूं कि मैं इस चीज में तो बेहतर हूं कि मैं मुख्तलिफ सियासतदानों को बिठाकर उनको अकाउंटेबल हेल्ड करूं कि भाई आपने ये क्यों किया और ये क्यों किया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मेरे अंदर ये सलाहियत भी बेहतर हो कि कल को मैं उस सियासतदान की जगह बैठा हूं तो वो सारी चीजें बहुत अच्छे अंदाज से कर भी सकूं। हर कोई अपना अपना, यानी मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि मैं जिस सियासतदान से सवाल कर रहा होता हूं, जो कि मेरा हक है, ठीक कर रहा होता हूं, स्क्रीन पर शायद अगर मैं सड़क पे निकलूं तो 100 लोग मुझसे ऑटोग्राफ लें, शायद उससे 4 लोग लें, लेकिन अगर मैं हल्के में चला जाऊं, इलेक्शन की बात है, तो भाई मुझे 2 वोट पड़ेंगे, उसको 2000 पड़ जाएंगे। वो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट है, मैं अपनी फील्ड में हूं, मुझे यही काम करना चाहिए, उसको वही काम करना चाहिए। बिल्कुल सही। कॉलर भी है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम, कॉल थ्रू भी कर दीजिए। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ख्याल कॉल नहीं कनेक्ट हो पा रही है, अभी वापस आते हैं। अच्छा बादामी, जब आप अपने शो की कर रहे होते हैं प्रेपरेशन, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट होती है उस वक्त आपके लिए? कोई भी शो जो आपके हिट गए, जिनकी रेटिंग्स बहुत अच्छी आई हैं, क्या वो बहुत वेल प्रिपेयर्ड शो थे, बड़े वेल जिसे कहते हैं रिसर्च शोज थे? क्या क्राइटेरिया होता है जिसकी वजह से कोई शो आपका लिफ्ट हो जाता है और कुछ अरसे तक आता है पता चलता है कि शो जनाब लिफ्ट नहीं ले रहा? नॉट नेसेसरली, यानी कि ये तो जरूर होता है कि आप ये समझते हैं कि जो शो जितना वेल प्रिपेयर्ड होगा वो उतना बड़ा हिट होगा, लेकिन ये फॉर्मूला कोई नहीं है। आपको करना तो यही चाहिए कि हर शो वेल प्रिपेयर्ड होना चाहिए। मैं बड़ा हैरान होता था, रहीम शाह का वो गम बड़ा हिट हो गया था पहले तो, कभी कभी था। रहीम शाह ने कहा किसी इंटरव्यू में कि हम तो सोच रहे थे कि गाना कैसेट में शामिल ना करें, बस आखिर में कर लिया वो हिट। बहुत सारे सिंगर्स का जिनके गाने बहुत हिट है, मैंने ये सुना है उनसे कि उनका कभी भी ख्याल नहीं था कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो जाएगा। उस गाने पे ना उन्होंने इतनी मेहनत की होती है, ना कुछ किया होता है, और जिस गाने पे बहुत मेहनत की होती है वो रजिस्टर भी नहीं होता है। ये होता है लेकिन ये तो इल्म दानिश का काम हो, तो एस्थेटिक्स की बात है ना। हो सकता है किसी को एस्थेटिकली कोई चीज ज्यादा अपील कर जाए, उनको उसका अंदाजा ना। ये तो बाती दलील की है, अकल की है, मंतक की है, जवाज की है, रीजनिंग की है। इस सब के बावजूद अक्सर ऐसा हो जाता है कि आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सामने से गेस्ट आपको कोई बहुत बड़ी खबर दे गया है। अच्छा। आपकी तैयारी इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन सामने से 2 बहुत जो सीनियर सियासतदान है वो किसी ऐसे मामले में उलझ पड़े हैं कि अब वो बात कहां से कहीं चली गई। आपकी एफर्ट नहीं है, लेकिन एक प्रोग्राम में बिल्कुल नया एंगल हो गया। आपकी एफर्ट नहीं है, लेकिन आपको एट द 11th आवर कोई ऐसा गेस्ट मिल गया है
जिसकी वजह से प्रोग्राम उठ गया है। तो ये सारे इश्यूज इन चीजों की वजह से भी शो हिट होता है, लेकिन ये होते हैं टेम्पररी चीजें। जो एंकर की एक शनाख्त बनती है वो तो फिर इन्हीं चीजों से बनती है कि इसकी अपने मौजू पर अबूर कितना होता है, इसको ये हवाई फायर तो नहीं करता, इसका जवाब, इसके सवालात जो है वो स्क्रिप्टेड होते हैं या बात से बात निकालता है। शनाख्त तो एंकर की इन्हीं चीजों पर बनती है, लेकिन जो आपने शो के हिट होने या ना होने का वो किया, उसका जरूरी नहीं है कि ताल्लुक इन्हीं चीजों से हो। सही। अच्छा, कितना जरूरी है पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर्स का शो करने वाले एंकर के लिए कि वो जर्नलिस्ट भी हो और उसका जर्नलिस्टिक लेग वर्क एक्सपीरियंस, वो जो अक्सर आप लोगों की बिरादरी में ही डिस्क्रिमिनेशन पाई जाती है। कल के बच्चे पता ही नहीं है, नहीं आके बैठ गए हैं, हमने तो लेग वर्क किया हुआ है, हमने तो धक्के खाए हुए हैं, हमने तो जर्नलिज्म किया हुआ है प्रॉपर, जिसे जर्नलिज्म कहते हैं। हाँ, देखिए आइडियल क्या है, मेरा ख्याल है आइडियल बिल्कुल यही है कि जर्नलिस्ट होना चाहिए। अच्छा, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि उसूल ये बना दिया जाए कि जो जर्नलिस्ट होगा वो बहुत अच्छा एंकर होगा और जो जर्नलिस्ट नहीं होगा उसको क्या हक पहुंचता है कि इस कुर्सी पर बैठे? ये एक दूसरी एक्सट्रीम है। ये जो बच्चे वाला ये भी हम बहुत सुनते रहे हैं, और ये मैं इस पे ज्यादा मैं क्रिटिसिज्म इसलिए नहीं करता कि हम अपने सीनियर से सुनते रहे, और सीनियर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, करते हैं, उनसे हम सीखते हैं। लेकिन अगेन क्राइटेरिया ये भी नहीं हो सकता कि आप कोई काम इसलिए अच्छा कर ही नहीं सकते कि आप तो कल के बच्चे हैं। नहीं, हो सकता है कि कोई मुझसे बहुत जूनियर हो और वो यही काम मुझसे 10 गुना अच्छा कर रहा हो, तो ये क्राइटेरिया कैसे हो सकता है कि कल के बच्चे हो। लेकिन ये जरूरी है कि अगर आप जर्नलिस्ट नहीं है तो कम से कम चलें, अगर आप किसी भी वजह से, और मेरी अपनी एग्जाम्पल भी है, मेरी जो स्टडीज हैं वो MBA मार्केटिंग और वो सारे मामला हैं, इसकी मुख्तलिफ वजूहात थी, ठीक है, तो कम से कम आप ये तो कर लेना कि अब जो इस दौर के एस्टेब्लिश जर्नलिस्ट हैं उनको पढ़ें, जो जर्नलिज्म के एथिक्स हैं वो पढ़ लें, जो मीडिया एथिक्स है वो पढ़ लें और उनको तो फॉलो कर लें। इसलिए आज की मीडिया में मैं दोनों किस्म की मिसालें भी देखता हूं। कई ऐसे लोग हैं जो जर्नलिस्ट हैं और एथिक्स प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते, और ऐसे भी हैं जिनका जर्नलिज्म से पढ़ाई की हद तक कोई ताल्लुक नहीं था, एथिक्स की हद तक बहुत ताल्लुक है। सही। तो आप इसमें रेट जो है उनकी अपनी पर्सनल कैपेबिलिटी पे करते हैं? पर्सनल कैपेबिलिटी को भी करता हूँ, और अक्सर उनकी पर्सनल क्या कहना चाहिए, उनका टिल्ट, इंक्लिनेशन और इस तरह भी नजर आता है कि आपको लग रहा होता है कि जर्नलिस्ट है लेकिन जर्नलिस्टिक एथिक्स को फॉलो नहीं कर रहा। अपने आप को कैसे मैनेज करते हैं? खासा स्ट्रेसफुल काम है ना, आप कोई भी काम जिसमें कि आप पूरे रिफ्लेक्सेस के साथ इसमें कर रहे हैं और हर काम करना पड़ता है, आपका क्या है इसमें? टाइम आउट कैसे लेते हैं, कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं? हाँ, ये मुझे अब जो ब्रेक मिला है ना, ये 5-6 महीनों का, इससे मुझे अब अंदाजा हुआ है। बिकॉज आप जब किसी चीज में होते हैं तो चल रही होती है, वो एक साइकिल चल रही होती है, और एक आपको समझ में नहीं आता कि आप किस बुरी कंडीशन में थे जब तक आप अच्छी कंडीशन में ना आए। ओनली देन यू कैन मेक अ कंपैरिजन। अब इस लाइफ के इस हिस्से में मैं जितनी अच्छी जहनी और जिस्मानी कंडीशन में हूँ, मुझे अब एहसास होता है कि कितना जुल्म किया है मैंने अपनी लाइफ के इतने सुनहरे सालों में, कि जब बस वही एक रूटीन और इन चीजों के लिए टाइम नहीं निकाला, कि आपने इशारा किया, जो कि निकालना चाहिए था। काम भी बहुत जरूरी है लेकिन टाइम मैनेजमेंट भी बहुत जरूरी है, विच इज समथिंग इसमें मैं बहुत बुरा हूँ। तो मैं तो ये बिल्कुल मशवरा दूंगा लोगों को कि आपको जो भी चीजें लगती हैं कि जो कि आपके लिए अच्छी रिलैक्सिंग चीजें हैं, वो चीजें जरूर करें। आपको क्या चीज रिलैक्स करती है और क्या करते हैं आप, मतलब कैसे अपने आप को रिलैक्स करते हैं? ये भी अजीब व गरीब बात है। सबसे ज्यादा रिलैक्स तो मुझे वही करंट अफेयर्स के शोज और ये अखबार, ये रिलैक्स करने के लिए मुझे ये चीजें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं। अगर कभी कोई अच्छी मूवी आई हो, मूवीज नहीं लेकिन अगर अच्छी कोई कॉमेडी मूवी या कोई इशू बेस्ड मूवी आई हो तो वो, और वरना दोस्तों का एक बहुत लिमिटेड सा ही 5, 6, 7 का बस सर्कल है जिनमें बैठना मैं बहुत एंजॉय करता हूँ। हाँ, अब नई चीजें कुछ डिस्कवर की हैं, अब जरा कुछ एक्सरसाइज, जिम शिम, ये सारी चीजें शुरू हुई हैं, तो ये भी बड़ी मजेदार चीजें हैं लाइफ में। अंदाजा हुआ कि ये चीजें क्यों नहीं कर रहे थे, अब इन चीजों का भी मजा। और वो करने का मकसद क्या है? हेल्थ को मेंटेन करना या एग्रेशन को कंट्रोल करना या अपनी फिटनेस को? सिर्फ फिटनेस, यानी कोई सलमान खान या शाहरुख खान बनने का ख्वाब नहीं है कि जनाब ये आपके 6 पैक्स और ये सारी चीजें, बस सिर्फ इतना हो कि जितना किसी भी एक आम आदमी को मेडिकल के बुनियादी उसूलों के मुताबिक जितना एक फिट होना चाहिए उतने रहे, क्योंकि बहुत जरूरी है। इसलिए कि इंसान की जो सेहत, उसकी ज़हनी सेहत जो है उसकी जिस्मानी सेहत से बहुत ज्यादा जुड़ी, और उसकी जज्बाती सेहत से भी आपको अपनी तीनों लेवल्स पे, क्योंकि बाज़ औक़ात हम लोग जो बोल रहे होते हैं हमें समझ नहीं आती कि हम इमोशनल लेवल पे डिस्टर्ब हैं या फिजिकल लेवल पे डिस्टर्ब है, और हमारे हार्मोन्स इतने ऊपर नीचे हैं या हमारी जहन में जिस्मानी तौर पर इतना गड़बड़ है कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, कह रहे हैं, जो रिएक्शन दे रहे हैं वो उससे बहुत ज्यादा है जितना कि नॉर्मल होना चाहिए, है ना? ये बिल्कुल ठीक है। मतलब अक्सर शो से पहले मेरा अगर मूड खराब होता है तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि मूड अपना ठीक करूँ, इसलिए कि मुझे होता है कि अगर मैंने इस खराब मूड की वजह से किसी सियासतदान को ज्यादा लताड़ दिया या कोई बात एग्जैजरेट करके कर दी, तो ये तो एक जुर्म होगा ना कि भाई आपने किसी चीज को इसलिए एग्जैजरेट कर दिया
बिकॉज ऑफ योर पर्सनल रीजन। ऑन अ लाइटर नोट, जैसे पायलट्स का होता है ना चेकअप के, वो उनको ऑन एयर होने का लाइसेंस नहीं मिलता जब तक वो मेंटली फिजिकली फिट ना हो। मेरा ख्याल है एंकर्स को भी, वो जिनको हाइपरटेंशन है या इस तरह के, उनको भी नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि वो अपनी हाइपरटेंशन है पूरी कॉम में मुंतकिल कर रहे होते हैं उस वक्त, एग्रेशन जो है वो सबको दे रहे होते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अल्लाह का शुक्र जी। मुस्तफा साहब, आप सुनाइए, क्या पूछना चाह रहे हैं? जी मेरे कान में ईयरपीस में माशाल्लाह आपका प्रोग्राम देखते हैं जी। बहुत अच्छा माशाल्लाह प्रोग्राम है, और आपके बहुत अच्छा अंदाज है आपका प्रोग्राम करने का। बहुत मेहरबानी, फरमाइए। जी हम लोग जी बस अच्छा, बस हमने प्रोग्राम की तारीफ करनी थी। हम ईरान में बैठे हुए हैं, हम तस्वीर का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा माशाल्लाह हम सुबह सुबह देखते हैं, बहुत खुशी होती है कि बहुत अच्छा अंदाज है प्रोग्राम करने आपका का। बहुत मेहरबानी मुस्तफ़ा साहब, थैंक यू सो मच। जब मुझे हमारे अपने पाकिस्तानी जो कि दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में बैठे हुए फीडबैक देते हैं ना, तो ये इतना, वैसे तो हर एक की राय बहुत अच्छी लगती है, लेकिन आप लोगों की राय हमें और भी इसलिए ज़्यादा अच्छी लगती है कि ये अंदाज़ा होता है कि फिर जो कुछ हम कर रहे हैं शायद उसे देखा जा रहा है और उसे पसंद किया जा रहा है। इट्स किसी भी काम करने वाले बंदे के लिए ये बहुत बड़ा एक एनर्जी है। थैंक यू सो मच। कुछ बादामी साहब से भी पूछना है या सिर्फ मुझे ही कहना था? जी सदा जी, मैंने इसलिए फोन किया कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में शान में गुस्ताखी करता है, ये जो काफिर लोग हैं हमारा बहुत दिल दुखता है, और हम इसकी भरपूर तरीके से अपना मजम्मत करते हैं, और बहुत दिल खराब होता है जो ऐसी बातें करते हैं, जैसे खाके बनाते हैं। हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कोई मिसाल ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया साथ रहने का। इसमें एक चीज जो मुझे लगती है बादामी, वो ये है ना कि यानी अगर हम अपने इस गुस्से को जो कि हम जो हमारे सब के अंदर पैदा होता है, इसमें लगा दे कि यार हमने फाइनेंशियली इकोनॉमिकली इतना स्ट्रांग हो जाना है ना कि किसी की जरूरत ना हो कि वो हमारे मुल्क या हमारे मजहब या हमारे अकीदे के बारे में कोई मजाक या तमस्खुर उड़ा सके। तो मेरा ख्याल है दैट विल बी द राइट वे टू शो आवर एग्रेशन। बिल्कुल, लॉन्ग टर्म में बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी होगी ये भी बिल्कुल ठीक है कि आप इसका इजहार इंतहाई पुरअमन और वालेहाना अंदाज में, ठीक है, सड़कों पर भी आके जरूर करना चाहिए, लेकिन 2 दिन में भूल ना जाए फिर। हाँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजीज बिल्कुल इस तरह की होनी चाहिए कि हम मुआशी तौर पर हर एतबार से इतने मजबूत होंगे कि हम इस अंदाज से इस फ्रंट पे भी निपटेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले एक सवाल छोड़ते हुए, लुक्स कितनी अहम है पॉलिटिकल एंड करंट अफेयर एंकर की? हम इस पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले ब्रेक। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। हमारे सीनियर एंकर वसीम बादामी मेरे साथ हैं, उनसे गपशप मुलाकात। मैंने लुक्स का पूछा था कितना अहम है कि एंकर जो है वो कैसा दिखता है जब वो पॉलिटिकल प्रोग्राम, सियासी प्रोग्राम कर रहा हो। बरसों सवारते रहे किरदार हम मगन, कुछ लोग बाजी ले गए सूरज सवार। लाइटर साइड पर है। लुक्स इतनी ही अहम है जितनी के यानी कि एक आम आदमी को जितना प्रेजेंटेबल होना चाहिए। बस मैं समझता हूँ एक न्यूज़ एंकर को या प्रोग्राम एंकर को अगर उतना भी प्रेजेंटेबल हो और बाकी तमाम तर चीज़ें ओके हो तो भी मामला हो जाएगा। जाहिर है जितनी ज़्यादा बेहतर हो उतना ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा ऑब्वियसली, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपके पास तमाम तर सलाहियतें हों और सिर्फ इसलिए कि आपकी लुक एक एवरेज है, बहुत ही बिलो एवरेज हो वो एक अलग मामला है, लेकिन एवरेज है इसलिए आप रिजेक्ट हो जाए कि नहीं यार सब कुछ ठीक है लेकिन लुक एवरेज है इसलिए नहीं। अच्छा, पैसा सुना बड़ा कमाल मिलता है इस फील्ड में। अब इस फील्ड में बिल्कुल ये अच्छे पैसे आ गए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है। मतलब ऑब्वियसली अगर पैसे दे रहे हैं मालकान तो ये जाहिर सी बात है कि वो उससे ज़्यादा कमा रहे हैं, तो ये अच्छी बात है। और इससे मेरा तो ये, मैं तो उसके एंगल से भी देखता हूँ कि अच्छी बात है। यानी हम जब पुलिस और इस तरह के महकमों की रिफॉर्म्स की बात करते हैं तो मेरा तो हमेशा कम से कम ये प्रपोजल होता है कि भाई उसका इतना अच्छा तो पेट भर दो ना कि करप्शन की जानिब ना जाए। बिल्कुल। तो ये वो लोग जो कि ओपिनियन मेकर्स में जिनका शुमार होता है, अगर उनको कम से कम मुआशी हवाले से बिल्कुल एक सेटिस्फेक्शन हो तो इससे भी मेरा ख्याल है एक इसका एक जाविया ये भी है
कि एक ये करप्शन और इस तरह का ये दरवाजा भी काफी हद तक बंद रहने का इम्कान तो होता है ऐसे, वो अभी भी एक हम हद सुनते तक हैं होता कि है, लिफाफे मिलते हैं, कुछ जिसने- लोग फिक्स्ड हैं, कुछ लोग मतलब पेड हैं। देखिए, एक तो ये कि ये काम होता है या नहीं होता, मैं मालूमात की बुनियाद पर नहीं, लेकिन यकीनन मेरा अंदाजा है, ख्याल है कि ये काम होता है। सही। अच्छा, अब मेरा अगला सवाल हमेशा ही होता है जब भी मुझसे पूछा जाता है, यूनिवर्सिटीज में लोग वगैरह पूछते हैं कि जनाब ब्लैक शीप्स हैं और ये सब, मैं कहता हूँ, वो पूछते हैं या नहीं, मैं कहता हूँ हैं। अगला सवाल मेरे होता है कि आप मुझे दुनिया की एक फील्ड बताइए जिसमें नहीं है, तो वहां पर भी है। तो यहाँ ये दिस फील्ड इज ऑल्सो नो एक्सेप्शन। लेकिन हालिया तारीख में ना, पिछले 6, 8, 10, 12 माह में खास तौर पर तासुर ज्यादा बन गया है, मामला उतना खराब नहीं है। और अनफॉर्चुनेटली इस तासुर को प्रमोट करने में कुछ सियासतदानों ने भी लेकिन देखिए ना, मीडिया ने अपने खिलाफ वो जर्नलिस्टों के नाम नहीं आने दिए जिनका बारे में हम सुन रहे थे कि लिस्टें हैं वजारत के पास पिछली हुकूमत में जिनको के पैसे दिए गए खुफिया फंड से। तो मीडिया ने अपने बारे में बातें बहुत सारी जो हैं वो ओपन अप नहीं होने दी, उसके बारे में नई डिस्कशन उस तरह से हुई जितना ब्लंट अब किसी भी और शख्सियत के बारे में या स्कैंडल के बारे में या इश्यूज के बारे में बातें हम अदरवाइज सुनते हैं। नहीं, एक तो मेरी इस पर राय थोड़ी सी मुख्तलिफ है, चूंकि आप जिस तरफ इशारा भी कर रही हैं उसमें मुझे याद है बाकायदा प्रोग्राम्स हुए और सारा कुछ, मतलब बाकायदा प्रोग्राम्स में करंट अफेयर्स प्राइम टाइम प्रोग्राम में नाम ले लेकर एंकर्स की तस्वीर के साथ बताया गया। और उसमें फिर जिस तरीके से मामला हाईलाइट नहीं हुआ, उसकी जिस पर्टिकुलर केस की तरफ आप इशारा कर रही हैं, उसकी एक और वजह यह भी है कि वो मामला उस तरीके से हैंडल भी नहीं हुआ। प्ली ये थी कि जनाब किन किन सहाफियों ने हुकूमत से पैसा लिया है, हाँ। उनके नाम बताए जाएं। और जब नाम बताया गया तो वो इतना गड़बड़ बताया गया, वही सच में इतना झूठ मिला दो कि अजीब सा ही मामला हो। तो उसमें मसलन उसमें वसीम मदामी का नाम भी शामिल था, हुकूमत से पैसे लेने वाला में। और वो किस तरह, वो इस तरह के 2011 में जो बरतानिया के दौरे पर वजीर आजम गिलानी साहब गए थे, तो उसमें तो वसीम मदामी साहब जो कि फैक्चुअल इनकरेक्ट था, मैं गया भी नहीं था, लेकिन इससे मिसाल दे रहा हूँ। इस तरह और भी लोग थे, फरिया इदरीस साहब गई भी नहीं थी, लेकिन फर्ज करें अगर गए भी हो तो उसमें जो गए थे तो उसमें जो टिकट का खर्चा आया था, ये देखे ना, हुकूमत से पैसे लिए, मिसलीड कर दिया ना भाई। प्ली ये थी कि ये बताओ कि किस किस एंकर ने पैसे लेकर हुकूमत की लाइन प्रमोट की। एक सहाफी अगर वजीर आजम के साथ जा रहा है तो भाई ये तो पूरी दुनिया में ये प्रैक्टिस होती है, कम होनी चाहिए, हमारे मुल्क में वो अलग बहस है। तो वो मामला इतना गड़बड़ हो गया था, इस वजह से भी मामला सामने नहीं आया। अच्छा, आपको लगता है कि अब जब आप दोबारा वापस आएंगे तो आपके प्रोग्राम देखेंगे लोग उसी तरह पसंद करेंगे? वो जो एक दिल में होता है थोड़ा बहुत कि क्या होगा, वो है? हाँ, देखिए, जब मैंने चैनल छोड़ा था तो बिल्कुल ये इसमें एक छोटा सा लेवल ऑफ रिस्क तो अटैच्ड होता है कि लोग आपको एक नए अंदाज में, नई स्क्रीन पर उस अंदाज से कबूल करेंगे या नहीं करेंगे। इसीलिए मैं ये कहता हूँ कि ये मुझे जो फैसला मैंने किया, इस पर मुझे अफसोस नहीं है कोई, लेकिन मेरी जिंदगी के कुछ नापसंदीदा तरीन फैसलों में से था। कुछ मामला इस नहज तक आ गए थे कि काश मुझे ना करना पड़ता, लेकिन ये करना पड़ा। तो बिल्कुल उस वक्त मेरे जहन में जो अच्छी बातें थी वो तो थी, लेकिन जो नेगेटिव बातें थी उनमें ये भी था कि ये एक रिस्क है। लेकिन बिल्कुल आपको कभी कभी लगता है कि नहीं यार, ये चीज अब मैंने अब इस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता, इसलिए रिस्क भी लेना पड़े तो ले लें। तो लिया, आगे बल्ला मारे। बिल्कुल सही। एक कॉलर भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? प्यारी सी फरा। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आयशा, क्या पूछना चाह रही हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत अच्छा प्रोग्राम, और आपने आज भी बहुत अच्छे गेस्ट बुलाए हुए हैं। थैंक यू। और अस्सलाम वालेकुम बादामी साहब। वालेकुम सलाम जी। जी, मैं आपकी जो आप होस्टिंग करते हैं बहुत ज़बरदस्त है। मैं आपने इतने लोगों के इंटरव्यूज़ किए हैं, तो मैं आपसे मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपने जो सियासतदानों ने जो इंटरव्यू किए, में सबसे ज़्यादा मज़ा किस सियासतदान से इंटरव्यू लेते हुए आया? जी ठीक है, किस सियासतदान से नहीं आप मुतासिर हैं, दूसरी अंदाज में अगर कहा जाए तो? हाँ, देखिए, दो बातें अलग अलग हैं। बातें अलग अलग हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके इंटरव्यू लेने में मुझे बड़ा मजा आता है और लोगों में बड़ा मजा आता है। मुतासिर में उनसे बिल्कुल भी नहीं हूँ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनसे मैं बहुत मुतासिर हूँ, उनका इंटरव्यू लेते हुए मुझे बहुत मजा आता है, लेकिन लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है, क्या पढ़ी लिखी बातें कर रहे हो ये वो। तो मजे लेने वाले सियासतदानों में और मजा देने वाले सियासतदानों में यकीनन शेख रशीद साहब का नाम जो है वो है सर फहरिस्त है। इंटेलेक्चुअल लोगों में मैं समझता हूँ चौधरी एतजाज एहसन साहब जैसे लोग, रजा रब्बानी साहब जैसे लोग, असद उमर और इस तरह के हैदर अब्बास रिजवी, इस तरह के भी, ख्वाजा साद रफी, इस तरह के लोग हैं जिनसे आप सियासी इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन बिल्कुल सही। मदामी, थैंक यू सो मच। वैसे तो सब लोग ही काबिल एहतराम है, लेकिन देखिए एक यूट्यूब पे बड़ी वो फुटेज भी चलती है ना कि जहाँ पे मेरे साथ एक बड़े सीनियर एंकर जो है वो बैठे हुए हैं और बड़ा फ्लर्टिशियस किस्म की गुफ्तगू, हालांकि वो बड़े मजाक में उस वक्त लगे हुए थे, लेकिन लोगों ने बड़ा उसको वो हाईलाइट किया ना कि देखिए वो फ्लर्ट कर रहे हो। फ्लर्ट ही होता है जब आप खातून पे नाजेबा किस्म के जुमले जो है मुसलसल उछाल रहे हो। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब डिसेंट कोई आदमी जो है वो डिसेंट अंदाज में लेके चीज़ों को चलता है, इसलिए कि मुझे लगता है कि ये जो मीज़ोगाइनिज्म है ना कि खातून अगर आपके सामने बैठी हुई और अगर आपको वो शट अप नहीं कह रही
तो उसका आप लिबर्टी लेते चले जाएं और फायदा लेते। यू आर वन सच मैन, जिससे मैं जब भी मिली हूँ आपने बड़े एहतराम और बड़े तरीके के साथ चीज़ों को हैंडल किया, विच इज़ अ ग्रेट। और ये मैं एक का तो मेंशन कर रही हूँ क्योंकि वो यूट्यूब पे है, देयर मेनी अदर्स जिनसे इस तरह का एक्सपीरियंस है और वो मैं नाम भी नहीं ले सकती इस तरह से। सो दिस इज वन थिंग विच आई शुड एडमायर एंड आई डू एडमायर। Kind of you. विश यू ऑल द बेस्ट Thank you so एंड much. इट वाज You know, वंडरफुल always a हैविंग pleasure यू, to be in your show. वंडरफुल हैविंग यू। एंड हम इंशाल्लाह मुंतज़िर हैं कि कब आपको हम आपकी नई स्क्रीन पे देखें। और बहुत शुक्रिया तशरीफ लाने का। Thank you so much. ब्रेक के लिए रुकते हैं जनाब, और उसके बाद कुछ शुरू करेंगे अपना वाइटनिंग सेशन, जिसमें हमारे आ रहे हैं मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स और आपको बताएंगे कि कैसे अचीव किया जा सकता है ये टारगेट। साथ रहिएगा। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। स्किन केयर पाकिस्तान की पहली कंपनी है जिसने कुदरती अज़ा से रंग गोरा करने के तस्वुर को अपने स्किन वाइटनिंग क्रीम में मुतारिफ करवाया है। और रंग निखारने के लिए इस्तेमाल होने वाले मसनूआत की कैटेगरी के मुकाबले के बावजूद इसमें सबसे अलग थलग ये नज़र आती है, क्योंकि इसमें 100% गोट मिल्क जो है वो शामिल है, जो ज़माना कदीम से जिल्द के लिए एक कुदरती ग़िज़ा की अहमियत रखता है। ये तो एक बात पॉइंटर्स की हैसियत से। गिफ्ट्स है हमारे पास आज आपको देने के लिए स्किन वाइटनिंग के लिए। और जो इशू हम डिस्कस कर रहे हैं उसमें हम आपको मतलब जो मेडिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से जो बातें हैं वो हमें बताने के लिए एक्सपर्ट हैं हिकमत के हवाले से हकीम रिजवान हफीज मलिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम। हकीम साहब कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपसे हम नुस्खे सारे लेंगे जो कि गोरा करने के लिए बिल्कुल इंशाल्लाह हो सकते हैं। और न्यूट्रिशियस्ट हमारे साथ है मदिया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। ग़िज़ा से हमें कैसे मदद मिल सकती है अपने रंग को गोरा करने के लिए? एंड फाइनली वो जिसे कहते हैं ना मैजिक ऑफ द डे, आजकल जो एस्थेटिक डर्मेटोलॉजी ने जो कमाल कर दिया है, बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसके साथ आप हेल्प ले सकते हैं। और उस पर गाइड करने के लिए हमारे साथ हैं डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्मिला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक जी। अगर इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर अर्मिला जी, से बात please। का जो है वो शुरू करना चाहूँगी। बहुत सारे जिसे कहते हैं ना वंडर्स ऑफ द एज, जी बिल्कुल। तो इसमें वाइटनिंग के लिए क्या क्या कुछ अवेलेबल है? वाइटनिंग के लिए फ़रा बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये सोचनी चाहिए कि आप वाइटनिंग किस लिए करवा रहे हैं। क्या आपको कोई डिजीज़ है स्किन पे जिसकी वजह से पैचेस बन गए हैं या फ्रिकल्स आ गए हैं, या फिर आप वैसे ही अपने आप को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं अपने कलर टोन को। आपको पता है कि एक बहुत गलत ट्रेंड सेट होता जा रहा है गोरे होने का, जिसके मैं हमेशा से अगेंस्ट बात करती हूँ कि देखिए आप अपनी स्किन की हेल्थ के लिए ज़रूर काम करें, उसके लिए डॉक्टर के पास आएँ, हिकमत से हेल्प लेना चाहते हैं, न्यूट्रिशन से हेल्प लेना चाहते हैं, ज़रूर ले। लेकिन एक रॉन्ग कॉन्सेप्ट जो सेट हो चुका है कि हमने हर सूरत में गोरा होना है, और गोरे हुए जो गोरे बिल्कुल ठीक फेयर कॉम्प्लेक्शन वाले वो भी आके कहते हैं हमें मजीद गोरा होना है। तो मेरा ज़्यादा फोकस होता है कि आप हेल्दी स्किन की तरफ जाएं। अगर कोई स्किन में इशू है, फ्रिकल्स बन रहे हैं, मेलास्मा बन रहा है, पिगमेंटेशन आ रही है, डेफिनेटली वंडर ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। और इसके अलावा भी अगर नॉर्मल स्किन वाली लड़कियां खवातीन हमारे पास आती हैं तो हमारे पास उनके लिए भी बहुत अच्छी और इम्प्रूवमेंट की क्या चीजें हैं बिल्कुल क्या चीजें अवेलेबल हैं? हैं। अगर शुरू करें हम, जैसे कोई भी खातून चाहे कि उसका रंग निखर जाए या फिर निखर साफ जाए। हो जाए, या फिर उसको स्किन पे अगर उसको लगता है डल है, इवन टोन नहीं है, तो उसे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो फरा बात यह है कि आप अपनी लाइफस्टाइल को देखें। क्या आप सूरज से बचने के लिए कुछ हिफाजती इकदाम करते हैं या नहीं करते हैं? अगर तो आप सन ब्लॉक लगाते हैं अपनी रूटीन में, अपने आप को मॉइस्चराइज करके रखते हैं, अपनी स्किन के मुताबिक चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, ऑयली स्किन वाले ऐसे फेस वॉश यूज़ करें जो ऑयल कंट्रोल करें, ऐसे सन ब्लॉक यूज़ करें जो उनको सन प्रोटेक्शन के साथ प्रॉब्लम्स ना दें। इसके अलावा जो ड्राई स्किन वाले लोग हैं वो भी ये तमाम हिफाजती तदाबीर को मद्देनजर रखें। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अभी भी अगर आपकी स्किन में प्रॉब्लम्स हैं देन यस यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट्स। अगर आपको सिर्फ ग्लो चाहिए है, आप सिंपल ग्लाइकोलिक एसिड ऐड कर लें अपनी रिजीम के अंदर, उससे आपकी स्किन की एक्सफोलिएशन होती रहेगी। जिस तरह अभी आपने कहा कि गोट मिल्क शामिल है प्रोडक्ट के अंदर, मिल्क में क्या चीज़ होती है अगर मेडिकली देखा जाए? इसके अंदर लैक्टिक एसिड होता है, और लैक्टिक एसिड आपकी स्किन की डेड लेयर को रिमूव कर देता है। क्लियोपेट्रा का बड़ा मशहूर है कि वो दूध से नहाया करती थी। वो बेसिकली शी वाज अ वाइज लेडी एक्चुअली, ब्यूटी विद ब्रेन्स, कि वो अपने आप की एक्सफोलिएशन कर लेती थी स्किन की। उसमें कोई ऐसा दूध से कोई
आपकी स्किन में सफेद रंग नहीं चला जाता, ठीक है। आपकी डेड लेयर उतर जाती है। इसी तरीके से आप डाइट में अच्छी चीजें शामिल कर सकते सॉरी हैं। यहाँ पे रोकते हुए बात को, हम गांव से जो के बिलोंग करते हैं, तो गांव में मुझे याद है लस्सी से भी लोग नहाया करते थे हकीम साहब, तो क्या दूध और लस्सी लस्सी एक ही दोनों चीज़ है? के अंदर जाहिर बात है यही चीजें, यही जो जिसको हम लोग आजकल फ्रूट एसिड्स के नाम से जानते जी। हैं, या सिंपल ये एक्सफोलिएटिंग एजेंट्स हैं, ये आपकी स्किन की डेड लेयर को रिमूव कर देते हैं। इसके अलावा अगर आप ट्रीटमेंट्स की स्पेसिफिकली बात करो तो ट्रीटमेंट्स के अंदर अगर स्किन पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई डिजीज प्रोसेस नहीं चल रहा आपकी स्किन में, तो आप अपनी रूटीन के अंदर आप ब्लीचिंग को निकाल दें, ब्लीचिंग एजेंट्स को निकाल दें। उससे बेहतर है कि आप क्यू स्विच लेजर एक बहुत अच्छी जो आप कह रहे हो कि वंडर ऑफ द एज, इट इज अ मिरेकुलस ट्रीटमेंट जिसकी वजह से आपकी स्किन के अंदर शाइन भी आती है, ग्लो भी आती है, आपके फाइन हेयर भी ब्लीच आउट हो जाते हैं, आपके छोटे छोटे जो फ्रेकल्स बन रहे होते हैं उसमें भी आपको हेल्प हो जाती है। एक और बहुत सिंपल सी चीज है जिसको कहते हैं माइक्रोडर्मेब्रेशन, इसके साथ भी आपकी स्किन की डेड लेयर रिमूव कर दी जाती है, और ये आपके पास जो आपका डॉक्टर है वो आपको एक्सप्लेन करेगा कि कितनी देर का आपको प्रोसीजर रिक्वायर्ड है, एंड देन यू कैन ऑलवेज हैव अ हाइड्रा फेशियल फॉर योर स्किन। हाइड्रा फेशियल ज्यादा जेंटल ट्रीटमेंट है, ज्यादा बेहतर ट्रीटमेंट है मेरी नजर में, क्योंकि माइक्रोडर्मेब्रेशन के अंदर कुछ लोगों को प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि बहुत एग्रेसिव वो समझते हैं कि ये ट्रीटमेंट है उनकी स्किन के लिए, तो हाइड्रा फेशियल इज अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। देन देयर इज अनदर वेरी गुड प्रोसीजर क्लिनजिंग के लिए, जिसको फ्रूट एसिड पील या केमिकल पील कहते हैं, लेकिन इसके साथ बहुत एहतियात करनी पड़ती है क्योंकि प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं स्किन पे। तो ये तमाम चीजें आपका डॉक्टर आपको गाइड कर सकता है, और ये तमाम चीजें हम अडॉप्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, दे आर वेरी सिंपल प्रोसीजर, जिसके साथ आपकी जैसी स्किन हमें मिल जाएगी। जी बिल्कुल, काफी हद तक। अच्छा, लेकिन अपने भी सीक्रेट्स हम आपसे जानना चाहेंगे कि व्हाट आर योर सीक्रेट्स जिसकी वजह से माय सीक्रेट। हाँ, मेरे ख्याल में एक मेरे टीचर हैं जो कि कहते हैं, जब हम उनसे पूछते थे, जब हम डर्मेटोलॉजी पढ़ रहे थे कि आपकी स्किन का क्या राज है, तो वो कहते थे ये जो मैं लेजर कर रहा होता हूँ ना, ये रिफ्लेक्ट होते हैं मेरे चेहरे पे। मेरे ख्याल में जो मैं ट्रीटमेंट्स करती हूँ वो रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, क्योंकि फरा ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट्स के अंदर मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि आप हर रोज़ एक ट्रीटमेंट कराएं, ये गलत चीज़ है। एक मनी मेकिंग माइंड भी हो जाता है, एक कमर्शियल भी इसका एस्पेक्ट है कि जितने आप ज़्यादा ट्रीटमेंट्स कराओगे आपको बड़ा फ़ायदा मिलेगा। नहीं, मैं अपने पेशेंट को या अपने क्लाइंट को देख के उनको एक रूटीन बता देती हूँ कि आपकी ये रूटीन है, इससे ज़्यादा नहीं करवाइएगा। कुछ लोगों की रूटीन बहुत टफ होती है, वो बहुत फ्रीक्वेंट विजिट्स नहीं कर सकते हैं, वो 4-6 महीने से ज़्यादा नहीं आ सकते, तो हम उसी तरह की ट्रीटमेंट्स उनके लिए ऑप्ट करते हैं। फॉर मी, आई एम ऑल्सो कमिटेड पर्सन। मैं हर रोज ट्रीटमेंट अगर कराऊंगी, हर रोज मीजोथेरेपी प्रिक्स करा के अपने चेहरे पे बैठी हूँ, तो फिर मैं लोगों से कैसे मिल सकती हूँ? तो फिर मेरे लिए भी बहुत लिमिटेड से ट्रीटमेंट्स रह जाते हैं, एंड आई डू गेट दोज ट्रीटमेंट्स फॉर माई सेल्फ। जिस तरह मैंने कहा, हाइड्रा फेशियल, क्यू स्विच लेजर, इट इज माई रूटीन। मीजोथेरेपी इज वन ऑफ माई ड्रीम्स कि मैं अपने लिए कराऊं, लेकिन मैं अभी तक करवा नहीं सकी हूँ। लेकिन ये छोटे छोटे ट्रीटमेंट्स दे डू मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। बिल्कुल सही। अच्छा जी, ग़िज़ा के हवाले से अगर यही चीज़ हम खाने पीने से हल करना चाहें तो क्या हो? क्या अच्छा, मैं आपसे एक शेयर करना चाहूँगी। जब मुझे इस टॉपिक के बारे में पता चला तो मुझे काफ़ी हंसी आई, क्योंकि न्यूट्रिशन में एज सच कोई ऐसी मिराकुलस डाइट नहीं है जिसको हम यूज़ करेंगे और वाइट हो जाएंगे, ठीक है। ये ओवरऑल एक लाइफस्टाइल होता है जिसको आपने अडॉप्ट करना होता है। द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड ऑफ द फेंस। मतलब जो गोरे हैं वो टैन होना चाहते हैं, और जो टैन है वो गोरा होना चाहते हैं। ये है कि कुछ डाइट में ऐसे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनको हम अगर अपनी इंकॉर्पोरेट करें डेली लाइफ में, तो ऑब्वियसली हमें जो है वो अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे एक विटामिन सी है, ठीक है, हमें पता है कि ऑरेंज जूस में होता है, लेमन में होता है, टोमेटोज में है, स्ट्रॉबेरीज में है, ठीक है। ये चीजें अगर हम लेंगे तो इसके ऊपर एक रिसर्च आई है कि ये वाइटनिंग और लाइटनिंग करता है। ये लेंगे का मतलब क्या? यानी ऑरेंज जूस आज घर जाके जिसने 2 गिलास पी लिए, या फिर घर में बैठी हुई खातून अभी उठ के फटाफट उन्होंने पी लिए, तो क्या उससे उनकी बस लाइटनिंग? ये होता है पूरा एक ओवरऑल बैलेंस डाइट अगर आप लेंगे तो, ठीक है। विटामिन सी हो गया, विटामिन ए हो गया, प्रोटीन हो गया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्किन, ठीक है। आजकल एक और भी आ रहा है विटामिन ए, ई, ये सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ हो रहे हैं ये, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वाइटनिंग करता है। और ये है कि जैसे एक ग्लूटाथायोन है, मैं कल ही रीड करी थी इसके बारे में, ये काफ़ी वाइटनिंग इफेक्ट इनको पता होगा, ये क्रीम्स में भी, लोशंस में भी यूज़ हो रहा है। ये हम लोग जो नेचुरली अगर हम लेना चाहें तो ये होता है ऑरेंजेस में होता है, लेमन्स में होता है, ठीक है, टोमेटोज में होता है, वॉलनट्स में सबसे ज़्यादा इसका रोल है, ठीक है, ठीक है जी। तो अगर हम एक हैंडफुल ऑफ वॉलनट्स हम ले रहे हैं वीक में 3 टाइम्स या 4 टाइम्स अ डे, हम वीक हम ले रहे हैं, अखरोट खा लेते हैं, अखरोट ले रहे हैं, तो ग्लूटाथायोन हमारे अंदर जाएगा, तो नेचुरली हमारी स्किन पर जो है वो
उसका इफेक्ट्स असर आएंगे। आएगा। बिल्कुल सही। इसीलिए जिन इलाकों में फिर ये अखरोट और ये चीजें वाफिर मिकदार में पैदा होती हैं, वहाँ के लोगों की स्किन और वहाँ के लोगों की जो रंगत है वो भी फिर जरा बेहतर होती है। ग्लूटाथायोन तो वाकई बहुत ज्यादा एक्चुअली miraculous फरा किस्म बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ अगर आप न्यूट्रिशन के हवाले से देखो तो उसमें ये होती है, जब हमारे पास भी पेशेंट्स और क्लाइंट्स आते हैं तो हम सबसे पहले उनसे उनकी पूरी रूटीन पूछते हैं कि आप डाइटिंग तो नहीं कर रहे थे पिछले दिनों, पिछले 3 महीनों में, क्या आपके साइकिल्स डिस्टर्ब तो नहीं है, आपकी अभी रिसेंटली कोई चाइल्ड बर्थ की हिस्ट्री तो नहीं है, आप सही। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स तो नहीं खा रहे थे, क्योंकि ये तमाम चीज़ें बहुत इफेक्ट करती बहुत हैं। इनका मेजर रोल है आपकी सही है। चेहरे के Stress ऊपर, का आपकी बहुत स्किन के रोल है। ऊपर। स्ट्रेसफुल आप लाइफ से तो नहीं गुजर रहे थे, बिकॉज स्ट्रेस हार्मोन्स अगेन दे कैन लीड टू, आप देखो कुछ लोग कहेंगे कि पूरा एकदम से जी पूरी बॉडी हमारी डार्क हो गई, सिर्फ चेहरा नहीं डार्क हुआ, बिकॉज वो पूरी बॉडी के ऊपर तो सूरज का असर नहीं आ रहा जिस तरह की हम लोगों की क्लोथिंग है और जिस तरह की हमारी लाइफ स्टाइल है, तो वो बेसिकली स्ट्रेस हार्मोन्स की वजह से होता है। और अभी इन्होंने ग्लूटाथायोन का जिक्र किया, इट इज एन एंटीऑक्सीडेंट बेसिकली। इसको लोग गोरा होने का टीका, गोरा होने का ट्रीटमेंट, ये गलत तरीके के नाम है। जब वो मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब आप गोरे होने वाले टीके लगा रही हैं, नहीं जी आई एम सॉरी, वो कहते हैं अच्छा जी मतलब हमने सुना है, वो बेसिकली दे आर समथिंग जो आपको डिटॉक्स कर रहे हैं, आपके सिस्टम की सफाई कर रहे हैं, आपके विटामिन सी जो आप खा रहे हो उसको और ज्यादा अवेलेबल कर रहे हैं आपकी बॉडी के लिए काम करने के लिए, और एट द सेम टाइम कुछ एंजाइम्स को इनहिबिट कर देते हैं, वो एंजाइम जो कि आपके मेलानिन बनाने वाले एंजाइम्स हैं, और इसको यूज किया जाता है टू डिटॉक्स योर सिस्टम, टू स्ट्रेंथन योर इम्यूनिटी। जब आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, आपकी इनर हेल्थ, आपकी सेहत अच्छी होगी, आपकी स्किन पे ग्लो आएगा ही आएगा। जब सेहत की बात आई तो हकीम साहब वहीं पर आ गए कि अब फिर आप बताइए कि क्या करें। उससे पहले कॉलर को भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरा कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आज हमारे पास बहुत सारे गिफ्ट्स हैं हमारी व्यूअर्स के लिए, जो कॉल करके शो में शामिल होंगे उनको हम व्हाइटनिंग की प्रोडक्ट्स हैं वो गिफ्ट भेज रहे हैं। अच्छा, पहले तो मैं 2 शेर आपको डेडिकेट करूंगी अगर आप सुन ले तो। जी सुनाए। पल भर की भी तन्हाई तुझे नसीब ना हो, कोई भी गम कभी तेरे करीब ना हो, अच्छा मेहरबानी। रब तेरी जिंदगी में इतनी खुशियां दे कि तुझसे बढ़कर कोई खुश नसीब ना हो। आमीन। बहुत शुक्रिया आपकी दुआओं का, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। अब बताइए अच्छा पूछना क्या चाह रही हैं? मैं फरन से ये पता करना था, एक मेरी स्किन पे खुसूसन सर्दियों में ना ऐसे दान, पिंपल तो नहीं कह सकते, जैसे खुश्की के साथ वो छोटे छोटे स्क्रैचेस या दाने से बन जाते हैं ना, सिर्फ चिक्स के ऊपर और ये चिन के ऊपर, कुछ पूछना पूरे चाहिए फेस पे इनसे? नहीं है। डॉक्टर मिला कुछ काफी है? ठीक है, हम आपको इस बारे में बता रहे हैं, आप साथ रहिए जी। जब सर्दियां आती हैं तो बहुत ज़्यादा हीटर का ट्रेंड हो जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म पानी इस्तेमाल करने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से स्किन पे पैचेस बहुत कॉमन सी एक चीज़ हो जाती है। पैचेस के लिए सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि एक एक्सफोलिएशन आप करो, लेकिन बहुत हार्ड सोप या बहुत हार्ड स्क्रब्स यूज़ नहीं करें। ऐसे स्क्रब्स यूज़ करें जिनकी बेस जो है वो सॉफ्ट चीज़ के साथ बनी हो, बल्कि घर पे एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, ओट मील्स के अंदर अगर आप थोड़ा सा मिल्क एंड ओट मील के साथ और हनी ऐड करके, यानी जौ का आटा ले जी, लें बिल्कुल। और इसमें शहद थोड़ा सा डालें। शहद डालें, थोड़ा सा दूध शामिल करके, और अगर बहुत ज़्यादा ओवरली ड्राई स्किन है, बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो मिल्क जो है उसमें थोड़ी सी क्रीम भी ऐड की जा सकती है, और उसके साथ एक्सफोलिएशन करें। इसके अलावा बहुत से मार्केट के अंदर अच्छे प्रोडक्ट्स आए हुए हैं, अच्छी ब्रांड्स अवेलेबल हैं, इजीली अवेलेबल हैं, जिसके आप एक्सफोलिएशन की चीज़ें ले सकते हैं। एक प्रोडक्ट मैं अपने साथ एक गिफ्ट हैम्पर्स भी लेके आई हुई हूँ जस्ट टू डिस्ट्रीब्यूट। इसकी बहुत अच्छी रेंज है बायोडर्मा की, जो ऑयल, जिस तरह मैंने बताया, जो ऑयली स्किन वाले हैं वो ऑयल कंट्रोल रखेंगे विंटर्स में भी, और जो ड्राई स्किन वाले हैं वो अपने आप को मॉइस्चराइज जरूर करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ सर्दियों और गर्मियों दोनों के लिए कॉमन है। ये नहीं होता कि सर्दी आई है तो अब आपने बिल्कुल भी स्किन का वो ऑयल वाली चीज़ का ध्यान नहीं रखना, क्योंकि जो एक्नी वाले लोग हैं उनकी एक्नी विंटर्स में कंट्रोल नहीं होती है। बिल्कुल सही। अच्छा हकीम साहब, आप बताइए क्या आपके पास क्या नुस्खे हैं, क्या किया जा सकता है? मुझे आज बड़ी खुशी हो रही है डॉक्टर साहब की बात सुन के, मुझे मतलब हिकमत की बातें की हैं डॉक्टर साहब सारी। हाँ। मैंने फर्स्ट टाइम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट से इस तरह की बातें शी इज अ सुनी। क्वालिफाइड मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट। हाँ, तो बाकी भी क्वालिफाइड आते रहे। मुझे यूं लग रहा था कि डॉक्टर नहीं बात कर रही, कोई तबीबा बात कर रही है। मतलब सही मायनों में ये उस अंदाज से बात की है जो किसी इंसानी सेहत के लिए सही हमदर्दी से बात करती है। माशाल्लाह, थैंक यू वेरी मच जी। तो बात सिर्फ यही है कि ये जो लगाने वाली चीजें होती है ना, रंग गोरा करने वाली, वो स्किन को वक्ती तौर पे वाइट शायद कर देती होंगी, उसमें कोई केमिकल कोई चीज ऐसी डालते हैं लोग, लेकिन अल्टीमेटली वो स्किन को डैमेज कर रही होती चीजें। ठीक है, तो हम जो कुछ खाएंगे ना वो हमारी स्किन पे आएगा। ठीक, तो क्या खाएं? जैसे अंगूर जबरदस्त चीज है,
अंगूर का अगर 1 कप जूस का आप डेली पिए तो 1 महीने बाद आप हैरत अंगेज हद तक देखेगी कि उसका रंग कितना फेयर हो जाएगा। अच्छा, वो आप मैं तो लाया हूँ साथ में। लेके आए हुए? हाँ जी। तो चलें फिर आपके तिबखाना में ही हाँ चलते जी। हैं कि वहाँ पर जो चीजें हैं। लेकिन अंगूर इस मौसम में आपको कहाँ मिल गए? ये तो हमने वो सुना था। अंगूर असल में आजकल ये कोल्ड स्टोरेज के अब 8-10 महीने मिल रहा होता है ना। हमने ये सुना था वो जब हजरत कोई मरियम के पास पैन चाहिए फल आते थे बगैर कुक करने मौसम के, वाला। तो उनसे पूछा कि तेरे पास ये फल कहाँ से आते हैं? हज़रत ज़करिया ने पूछा तो उन्होंने कहा बस मेरे रब की मेहरबानी। और हम पे हमारे रब की कितनी मेहरबानी है कि हम भी आजकल ऑफ सीजन हमें जो पैन फ्रूट्स हैं वो कुक मिल करने रहे होते हैं, वो फ्रूट्स जो कि हमें उस मौसम में नहीं भी होने थे, लेकिन अब अंगूरों का ये कोई मौसम तो नहीं है लेकिन हमें ये अवेलेबल है। पानी थोड़ा दे दीजिए। ठीक है, सो अंगूर अंगूर को इसमें डाल लेना। जी, और जूस बनाना है अंगूर का कि उसमें तो वो बनेगा आप? अच्छा, मैं बनाती हूँ, आप हमें बाकी चीजें बताते जाएं। एक तो अंगूरों वाला हो गया कि अंगूर का जूस बनाना है, और अंगूर में ना ये इस अंगूर में आधा गिलास पानी शामिल करके उसको शेक कर देना। ठीक है, उसको पे स्ट्रेन करके या वैसे भी 1 गिलास में डाल के उसको पिया जाए ना। बिल्कुल ठीक है, 1 कप डेली पी लें तो बहुत काफी है। बिल्कुल ठीक। एक तो ये अंगूरों वाला हो गया, फिर इसके बाद क्या है? सुबह नाश्ते में 1 टमाटो, ठीक है, बड़े साइज का जरा, लेकिन पूरे यूरोप में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं ना इसके लिए। इससे चेहरा पिंकिश आपका हो जाएगा, लेकिन इसके जो बीज हैं वो इस्तेमाल नहीं कर रहे। यूरोपियन को शायद अभी नहीं मालूम, उनको शायद 10-20 साल बाद पता चल जाएगा कि इसके जो बीज हैं किडनी में स्टोन पैदा करते हैं। अच्छा, लेकिन उसमें उन्होंने जो रिसर्च की वो जोड़ों के ऊपर उसके लिए थी कि जो जिन लोगों को जोड़ों में इमोबिलिटी का सख्त हो जाते हैं, अकड़ जाते हैं, तो उन्होंने ये रिसर्च किया कि जो लोग इसके बीज खाते हैं उसमें लाइकोपीन बहुत ज्यादा है। न्यूट्रिशन साहिबा मदिया, टमाटर में ये बिल्कुल लाइकोपीन है, होता है ऐसी विच बात तो इज जरूर रिस्पांसिबल फॉर द रेड कलर ऑफ द टोमेटो। हाँ, तो वो बीजों में है? नहीं, इसके अंदर है, इसके पल्प के अंदर। अच्छा, तो हम बीज निकाल सकते हैं? जी, निकाल सकते बीज हैं। निकाल के इसको खाना अच्छा, बेहतर आपकी है। हिकमत है कि बीज निकाल दें। जी। ठीक है, ठीक है, उसके बाद 2-3 नुस्खे मैं लेके आऊँ। एक तो लोगों से बात करते हैं ना, यखनी पिया करें। ठीक, अच्छा, यखनी भी बड़ा जबरदस्त रोल अदा करती है सर्दियों में, तो खास तौर पे वैसे बंदा एंजॉय भी करता है। ठीक है, 1 कप यखनी हर शख्स को डेली पीनी, हर बच्ची डेली पी 1 कप यखनी। ये मैं लेके आऊँ, इसके पीस 2। ठीक, ये हड्डी वाली बोटी है देसी चूजे की। ठीक, ये भी चेहरा ग्लो करेगा और चेहरे की रंगत साफ करेगा। ये भी सही, 1 कप यखनी डेली पिए। फिर ऑरेंज जूस सुबह उठ के 1 गिलास ऑरेंज जूस पिए। ठीक है, दिन में 4-5 बजे करीब अंगूर का जूस पी लें, सुबह ऑरेंज जूस पिए, और फिर दिन में किसी एक टाइम पे यखनी देसी भी पी चूजे की 1 बोटी की यखनी सही, बना के तो इस्तेमाल किया जाए। ठीक, तो उसमें सिर्फ हल्का सा नमक डाल लें और चंद दाने काली मिर्च के डाल दें, ठीक है, बस, और कुछ डालने की जरूरत नहीं है। सही, तो जब वो पानी निसफ रह जाएगा तो उसको आप एंजॉय करें, उसको पी सकते हैं आप। ठीक। अच्छा, फिर ये नुस्खा एक है रंग गोरा करने के लिए, लगाने के लिए नहीं, मैं कुछ चीज पसंद करता, ये खाने के लिए। ठीक है, ये अफसनतीन है, ये पुदीना है, ये फालसे के पत्ते हैं, ये अजवाइन है, और ये मुसफ़ा गंधक है, ठीक है, ये मीठा सोडा है, ये बेकिंग पाउडर होता है जी, ये हीरा कसीस है, और ये संदल सफेद। ठीक, इन सब चीजों को ग्राइंड कर लेना, डालकर ये आप ग्राइंडर में बनाएंगे। ग्राइंड करेंगे और इसकी हम बना लेंगे एक सफूफ। जिसका सफूफ बन जाएगा, ठीक है, उस सफूफ को फिर 250 mg के कैप्सूल, ठीक है, 250 mg के कैप्सूल भर लेने, सही, फिर 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल शाम को खाना है। ठीक है। इस तरह के कैप्सूल आपको इसी तरह की पैकिंग में मार्केट में मिल जाएंगी। सब चीज़ें जो कि आपको बताइए, जो एक दफ़ा फिर आप नोट कर लें, यानी अजवाइन है हमारे पास फालसे के पत्ते हैं, हमारे पास पुदीना है, खुश्क अफसनतीन है, ये मुसफ़ा गंधक है, ये मीठा सोदा है, ये क्या हीरा कसीस है, संदल सफेद, संदल सफ़ेद है। इन तमाम चीज़ों को ग्राइंड करके आप इसमें भर लें, और ये अपने कैप्सूल कब कब खाने, सुबह शाम 1 कैप्सूल खाना। और किस चीज़ के साथ? अच्छा, ये सब चीजें 10-10 ग्राम है, 15-15 ग्राम है, हीरा कसीस और ये मीठा सोडा और मुसफ़ा गंधक ये 5-5 ग्राम है। ठीक है, ठीक है जी। फिर यानी ये जितनी भी आपने चीज़ें ली हैं उसका आधा वजन इन 3 चीज़ों का आधे से हो। भी जरा कम रखें, तीसरा हिस्सा। सही, फिर ये इमली है और खुशक आलू बुखारा है। ठीक। गर्मियों में खास तौर पे, सर्दियों में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। गर्मियों में 2 दाने खुशक आलू बुखारे के, ठीक है, वो और 1 दाना इमली का। कैमरे को दिखा दीजिएगा। ये आम चीज़ें जो कि अक्सर हम बिरयानी वगैरह में भी इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। ये है हमारा इमली, और ये है हमारी खुश्क आलू बुखारा। इन 2 दोनों को दाने आलू भिगो दें, बुखारा और 1 दाना इमली का 1 कप पानी में भिगो दें। ठीक है, 1-1.5 घंटे बाद उसको हाथ जरा साफ हो और साफ करके उसको मसल के ठीक है, उसका पानी पी लेना। बिल्कुल तो ठीक, ये भी रंग साफ करने के लिए बड़ा अच्छा वो है ना। बिल्कुल सही। उसके बाद ये एक है, ये जो लास्ट टाइम आपसे जिक्र होता है, हल्दी 2 किस्म की होती है। जी जी जी, ये जर्द चोप तो हल्दी वो है जो हम कुकिंग में इस्तेमाल करते हैं। ठीक, फिर एक होती है अम्बा हल्दी, हाँ, ये जोड़ों के दर्द के लिए भी है, और इसको हम उपटन में इस्तेमाल करते हैं ज्यादा ना। ठीक, ये दोनों किस्म की हल्दी है, जर्द चोप और अम्बा हल्दी और लूद पठानी। ठीक, ये चेहरे को चमकदार लाने, चमक चेहरे पर लाने के लिए इसका उपटन है।
ठीक है। इन तीनों चीजों को बराबर वजन में 10-10 ग्राम लेके इसको ग्राइंड कर लें, बहुत बारीक पाउडर कर लें, और फिर दूध में इसका पेस्ट बना के ठीक है। रात सोते वक्त हल्का सा उसको मसाज चेहरे पे करके तो उसको फिर सो जाए, सुबह उठ के फिर चेहरा वॉश करें। बिल्कुल सही। तो ये बड़ा जबरदस्त उपटन है, चेहरा जैसे ग्लो करे, यूं लगेगा जैसे आपने कोई ऑयली चीज कोई लगाई हुई है, इतना ग्लो करेगा। अच्छा, लेकिन ये जो हल्दी है ये ग्राइंड हो जाएगी घर में, क्योंकि ये बहुत ग्राइंड हो सख्त जाएगी। होती है ये वाली इसको हल्दी। पहले थोड़ा कूट लें, अगर घर में ग्राइंडर में छोटा है, जैसे ये छोटा ग्राइंडर है, बड़े ग्राइंडर भी होते हैं, इसको कूट के तो फिर ग्राइंडर में डाल दें। बिल्कुल सही। सो हम एक ब्रेक के लिए रुकते हैं और ब्रेक के बाद मजीद कुछ ऐसी बातें, साथ रहिएगा। खुशामदीद और सुबह खैर जनाब। खालिस गोट मिल्क और पिंक वाइटनिंग बीट से तैयार करदा स्किन वाइट क्रीम अपनी मुनासिब कीमत के बाइस इस्तेमाल में नहायत बाकिफ़ायत है। इससे डार्क स्पॉट्स का भी खात्मा होता है, नोटिसबली स्किन फेयर भी होती है और उसके साथ साथ ही स्किन को सेहतमंद भी रखता है। 2 दफ़ा इसको दिन में लगाना होता है कि अच्छी तरह से जज्ब हो जाए। रात को ज़रूर लगानी चाहिए क्योंकि रात के वक्त एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा बेहतर होती है। अच्छा, कुछ आप ऐसी खुराक का जिक्र कर रहे थे सारे लोग मिलके, इसमें हकीम साहब आप कह रहे थे प्याज खाने से चेहरा चमकदार हो जाता है। प्याज बहुत अच्छा चीज है, जिसमें से गंदे मादे जो है उसको खारिज करता है, जहरीले मादे को खारिज करता है। अच्छा। फिर लीमू की शिकंजबीन जो है वो 1 गिलास पिया जाए, या सर्दियों में प्याज पे लीमू डाल के इस्तेमाल कर लिया जाए। सही। फिर सिरके में प्याज और हरी मिर्च और वो लहसन वो डाल के रखा जाए, वो खाने का भी लुत्फ आएगा और वो वैसे भी अच्छी चीज़ है। ठीक है। फिर खाना खाने से पहले पानी पीने का रुझान बहुत कम है ना लोगों को। खाने के बाद पानी पीना शुरू करते हैं, जो पेट को खराब कर रही। खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लें। ठीक है। और जिसने ज्यादा स्किन को अच्छा करना है वो 2 गिलास पानी भी पी ले। सही। और फिर उसके बाद तमाम दिन 2-2 घूंट पानी पीते रहे। सर्दियों में प्यास कम लगती है तो 2-2 घूंट पानी सारा दिन पीते रहना चाहिए। फिर सारा साल जिस्म को थोड़ी कड़वाहट जरूर देनी है। अच्छा। किसी भी चीज से। अब करेले घर में जिंदगी पकाएं, की कड़वाहट काफी नहीं है? करेले जो है ना क्या वो हम कड़वी चीजें भी खाना शुरू कर दें? उसकी नमक लगा के धो के उसकी कड़वाहट खत्म कर दी जाती है। सही। पहले वक्तों में देखा कि बीज भी और छिलके समेत तो कैसे कड़वाहट दें, क्या करें? करेले की भरपूर कड़वाहट वो करेले बना खाएं। अगर बच्चे वो नहीं खाते तो जैसे पहले वक्तों में नानियां दादियां वो दिया करते, नीम को घोट के उसका पानी, जब सीजन चेंज होता था, जब भी मौसम चेंज होता था, नीम का पानी पिलाते थे। तो फिर एक नुस्खा भी है, वो चरियाता है, शात्र है, बरगे कनेर है, कंडियारी बूटी है और जंगली करेले। सही। इनको बराबर में बारीक पीस लें। 1 चम्मच रात को 1 गिलास पानी भिगो दें, सुबह नहार में उसका पानी पी लें। ठीक है। ये बड़ा अच्छा रोल अदा करता है। फिर मैंने देखा है लीवर को अगर आप टोन अप करने के लिए चीजें इस्तेमाल करें, फ्रूट ज्यादा खाएं, सब्जियां ज्यादा इस्तेमाल करें, तो लीवर अगर आपका फंक्शन अच्छा करेगा, उसका चेहरे पर असरात आएंगे उसके। ठीक है। उसके लिए क्या क्या खाएं? उसके लिए दूध, दही का रायता, फिर ग्रेप फ्रूट बहुत ही चीज है, माल्टा, किन्नो। बिल्कुल सही। आप जैसे बता रही थी कि कॉफी का इस्तेमाल जो है वो भी अच्छा है, और ग्रीन टी का इस्तेमाल, क्योंकि इसमें फ्लेवोनॉइड्स होते हैं दैट इज रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि ये टॉक्सिन्स को लिवर में से एलिमिनेट करते हैं। और ग्रेप फ्रूट का एक और भी फंक्शन है कि ये फैट की भी एक्यूमुलेशन को नहीं होने देते, तो ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा आजकल यूज़ हो रहा है। ठीक है। और डॉक्टर उर्मिला आप बता रही थी, अर्मिला ना, आप बता रही थी कि डार्क चॉकलेट खानी चाहिए। जी, डार्क चॉकलेट जो कॉन्सेप्ट्स है ना वो गलत हैं लोगों के। वो कहीं सोचेंगे कि शायद कॉफ़ी पीने से, चाय पीने से, चॉकलेट्स खाने से हमारी सेहत ख़राब हो रही है, स्किन ख़राब हो रही है, क्योंकि उससे प्रॉब्ली वो उसके कलर के साथ शायद एसोसिएट कर रहे हैं, आई डोंट नो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम। और वो ये भी सोचते हैं कि शायद एक्नी से बन जाती है। हालांकि डार्क चॉकलेट के साथ हेल्प होती है, एक तो उसकी वजह से फैट बर्निंग में भी हेल्प होती है, शी वुड ये ज़्यादा हमें अच्छा गाइड कर सकती है। और डार्क चॉकलेट, आम चॉकलेट्स नहीं, डार्क चॉकलेट्स, इसके अलावा स्किन पे भी उसकी बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आता है। इसके अलावा बीटा कैरोटीन की टैबलेट्स यूज़ की जाती हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट यूज़ करते हैं बीटा कैरोटीन को उन लोगों के लिए जो स्किन जिनकी फोटो सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा है, जो सूरज से बचना चाहते हैं। इट्स एन ओरल मेडिसिन, इट इज़ यूज्ड एज अ मेडिसिन, ताकि वो आपको सूरज से बचाए। लेकिन बीटा कैरोटीन बड़े आराम से हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। अगर हम कैरेट्स खा लें, गाजर हो के साथ, मैंगोज के साथ, ये चीज़ें ऐसी हैं जो हम लोगों को नेचुरली ये तमाम चीज़ें दे सकती है। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम शाजिया, क्या हाल है आपका?
वालेकुम अस्सलाम। फरा, मैं टीम साहब से सवाल पूछना चाहूंगी जी जी। कि स्किन कलर मेरा वेटिश है, मगर मेरे चिन का जो एरिया है वो काफी डार्क है, और जैसे महसूस होता है ब्लैक कलर के धब्बे हैं ना, तो उसके लिए मुझे घरेलू कोई नुस्खा बताइएगा। अच्छा मुझे ये बताएं, आप वहाँ पे कोई थ्रेडिंग वैक्सिंग कुछ इस तरह का करती हैं? हाँ, थ्रेडिंग करती हूँ मैं। ठीक है। तो फिर आप और उम्र एज कितनी है? 32 है। 32। आप साथ रहिए जी हकीम साहब। इनके लिए बड़ा सिंपल सा, करेले को धो के, ताज़ा करेले को, उसका छिलका यूं पर रगड़ के उतारना है, काट के नहीं, रगड़ के उतारना है। उसको छिलके को 1 कप पानी में भिगो दें, 2 घंटे बाद उसको नथार के उसका पानी पी लें। सही। ये करें और साथ कड़वी चीजें इस्तेमाल करें। और ये जो कैप्सूल हमने बताए हैं, कैप्सूल हुसन इसका नाम रखा हुआ मैंने। अच्छा, कैप्सूल हुसन। हाँ जी। तो ये कैप्सूल बना के, तो ये सुबह शाम 1-1 कैप्सूल खाएं। ठीक है। और साथ वो यखनी का इस्तेमाल करें, अंगूर का जूस पिए, टमाटर खाएं। ये सारा कुछ हर किस्म की प्रॉब्लम को सेटल करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, लेकिन इस बारे में आप कोई डॉक्टर अर्मिला का जो है ये भी बहुत जरूरी जानना चाहिए, क्योंकि इस तरह के जो प्रॉब्लम एरियाज डेवलप हो जाते हैं उसमें फिर हमें मेडिकल से बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है डॉक्टर से। बिल्कुल फरा, जिस तरह वहाँ पर आपने पूछा सवाल कि वहाँ से आप थ्रेडिंग तो नहीं कर रहे हो बार बार, थ्रेडिंग की वजह से फ्रिक्शन वहाँ पे आती रहती है, और फ्रिक्शन की वजह से वहाँ पे परमानेंट लाइनें या कलर खराब हो जाता है। तो एक तो इससे मैंने आपको बताया था, जो आपने पूछा कि इस दौर की आप कुछ मिरेकुलस चीज़ें बताएं, तो आप लेज़र से हेल्प ले सकते हो, ताकि जिन लड़कियों को चेहरे पे फालतू बाल हैं, बहुत ज़्यादा हेयर का प्रॉब्लम है और उनकी कोई डिस्टर्बेंस भी है इंटरनल, तो उनको हेल्प ज़रूर लेनी चाहिए और लेज़र से उस एरिया को क्लीन करें ताकि बाल वहाँ पर ख़त्म हो। और कॉन्टीन्यूस जो रगड़ वाला एक प्रोसेस है, जो वैक्सिंग भी करके ख़राब कर रही है या थ्रेडिंग भी करके, तो उससे उनको जान उसकी छूट जाए एक तरीके से स्किन की। और फिर डेफिनेटली सन प्रोटेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइटनिंग एजेंट्स है, विटामिन सी से बने हुए लाइटनिंग एजेंट्स आए हुए। आजकल कुछ चीज़ें दुनिया में बिल्कुल टोटली बैन हो रही हैं। कुछ वाइटनिंग ब्लीचिंग एजेंट्स जो पहले डॉक्टर्स यूज़ करते थे, उनको ऑल ओवर द वर्ल्ड ऑब्सोलीट हो रहा है, बैन हो रही हैं वो चीज़ें, क्योंकि उन चीज़ों के ज़्यादा इस्तेमाल से, उन केमिकल्स के ज़्यादा इस्तेमाल से परमानेंटली स्किन में नीचे कलर आ जाता है, जो मेलाज्मा का कलर नहीं होता, जो कि आप समझो कि एक पिगमेंटेशन हो जाती है, जैसा स्किन में आप टैटू कर देते हो। तो उन चीज़ों को बैन किया जा रहा है, और ज़्यादा यही जो जितने फंगस से निकाली हुई उनके एंजाइम्स, फ्रूट से निकाले हुए एंजाइम्स, वाइटामिन्स, इनको ज़्यादा प्रैक्टिस में लाया जा रहा है और इनके इस्तेमाल से ज़्यादा बेहतर जो है वो उनको यूज़ किया जा रहा है कंपेयर टू केमिकल एजेंट्स। बिल्कुल सही। और कौन सी चीज़ें हैं ऐसी, अगर चेहरे पे जैसे दाग धब्बे आ जाएं तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? जो बेरीज का जिक्र किया ना, ये चारों बेरीज का इसका जूस बना के पीना चाहिए। मार्केट में अवेलेबल भी है, मिल भी जाता है। ठीक। अब जाते हैं लोग इधर ग्लोरिया जिन जाते हैं, वहाँ पे कॉफी और ये चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं ना ज्यादा। हाँ। उसकी बजाय मिक्स बेरीज भी वो देते हैं जूस का, वो खवातीन के लिए, बच्चियों के लिए बहुत अच्छा है। सही। फिर वो सोया मिल्क का मैं जिक्र किया करता हूँ। यूरोप में पूरे उसका बड़ा ट्रेंड है, यहाँ पे तो उसका ट्रेंड इतना नहीं है, लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है। सोया मिल्क का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। सोया मिल्क बनाने का तरीका भी बता दें। जी, सोया मिल्क, वो सोया बीज मिल जाते हैं, उसके सीड्स मिल जाते हैं बाजार से ना। इस्लामाबाद मंडी से ना लें, लाहौर से या गुजरांवाला, इन इलाकों में ठीक जनवन मिल जाते हैं वो। अच्छा। उसको बहुत बारीक पाउडर कर लेना उसका, और उसको फिर मलमल कपड़े में मजीद उसको निकाल लें। ठीक है। तो 1 चाय वाला चम्मच 1 कप गर्म दूध में, गर्म पानी में मिक्स करेंगे तो वो मिल्क बन जाएगा। ठीक है। वो आप एंजॉय करें उसको, उसमें थोड़ी इलायची डाल लें उसको जायका अच्छा करने के लिए। तो जबरदस्त चीज़ है, हर खातून को, हर बच्ची को 1 कप डेली उसका पीना चाहिए। ठीक है। सोया मिल्क का। उसके बाद ये भी देखना चाहिए कि रंग अगर फीका फीका सा हो गया है, तो बजाय इसके कोई फेस पे कोई चीज लगाने शुरू कर दे, उसका इलाज शुरू करें, उसकी रूट का तरफ जाना चाहिए ना। ठीक है। उनको वाइट डिस्चार्ज का इशू तो नहीं है, कोई और ऐसा इशू नहीं है, मंथली साइकिल तो उसका डिस्टर्ब नहीं है, या हार्मोन्स का इशू तो नहीं है। अच्छा, हार्मोन्स के लिए एक बड़ी जबरदस्त चीज है कपास का डोडा। 1 डोडा 1 कप पानी में पका लें, हार्मोन्स को बड़ा शानदार बैलेंस रखता है उसको। बिल्कुल सही। और इम्यून सिस्टम भी देखना है। बिल्कुल सही। एचबी देखना है, एचबी तो नहीं कम। आप इलाज कुछ कर रहे हैं, ये मौसम कपास का है ना, दरअसल इस मौसम में कपास मिल जाती है। नहीं वैसे भी तो अगर आप लोगों को किराने पे मसला, तो खुद से तुड़वा कर बहुत सारे इलाकों से आप खुश करके अपने सेहत के लिए बंदे को थोड़ी सी बॉदरेशन करनी चाहिए चीजों की तलाश के लिए। जैसे इन्होंने सोया मिल्क का जिक्र किया, तो क्या ऐसा खास है सोया मिल्क में कि जिसकी वजह से ये इतना मिरेकुलसली मतलब इफेक्टिव पाया गया है खवातीन के लिए? बहुत दफा तो ये कहा जा रहा था जी ब्रेस्ट कैंसर से प्रिवेंशन तक में ये बहुत हेल्पफुल है। सोया मिल्क सोयाबीन प्रोडक्ट्स होते हैं ये, ठीक है बेसिकली, और ये प्रोटीन होती है, इसमें हाई क्वालिटी हाई बायोलॉजिक वैल्यू प्रोटीन होती है। अगर आप देखें तो आपका स्किन जो है वो बेसिकली कोलेजन से बना हुआ है, विच इज़ अ प्रोटीन। ठीक है, अगर आप सोया मिल्क लेंगे तो ऑब्वियसली वो आपके स्किन के ऊपर जो है वो
उसका उसके असर तरह अच्छा से हो। असरात करेंगे। बिल्कुल सही। आइसोफ्लेवोन्स इसके अंदर होते हैं सोया मिल्क के अंदर, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा जिस तरह अभी हकीम साहब ने जिक्र किया था, फीमेल साइकिल्स, जो हार्मोन साइकिल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसके लिए कुछ लोग सारी ज़िंदगी लाइफ लॉन्ग उनको दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं। एक बहुत सिंपल सी चीज़ है कि आप बजाय इसके कि दवाई तो आप ज़रूर करें और अपने टेस्ट भी आप करवाते रहें, लेकिन इसके अलावा भी, क्योंकि हम लोग बात इस तरह की कर रहे हैं, फाइटो ईस्ट्रोजेंस, मतलब वो ईस्ट्रोजेंस, वो हार्मोन्स जो हम लोग प्लांट से हासिल करते हैं, एनिमल डिराइव्ड नहीं, जानवरों से बनाए हुए नहीं, क्योंकि उसकी वजह से फिर खुदा न खासा कैंसर वगैरह का मसला पैदा हो जाता है। ज़्यादा अगर आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स यूज़ कर रहे हो या साइकिल्स को रेगुलेट करने के लिए जो दवाइयाँ इस्तेमाल की जाती हैं, उनका एक नेगेटिव इम्पैक्ट ये भी होता है, चेहरे पे मिलाजमा देती हैं, वेट गेन का प्रॉब्लम हो जाता है, वाटर रिटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है, और खुदा न खासा फीमेल ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन ट्यूमर, सर्वाइकल ट्यूमर्स, इसके अंदर भी इसका प्रॉब्लम होता है। तो फाइटो ईस्ट्रोजेंस, ये इसका सोल्यूशन है। क्या करें कि सिंपल थोड़े थोड़े से आप सौंफ, तुख मलंगा, अलसी, ये जो तमाम बीज हैं, जो सौंफ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये तमाम चीज़ें लेके इसको आप पाउडर बना के रख लें, और कलौंजी, इसको आप पाउडर बना के रख के रोजाना थोड़ा सा भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये आपको देंगे फाइटो ईस्ट्रोजेंस फीमेल्स के लिए। इसके अलावा यानी किस चीज़ को? सौंफ, तुखमलंगा, जी, कलौंजी, अलसी के बीज, ये तमाम चीज़ें। एक तो आपके इसके अंदर बहुत हाई क्वालिटी किस्म के जो HDLs होते हैं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल्स होती है या गुड फैट्स, एक तो वो भी आपको इससे हासिल होता है, और इसके अलावा फाइटो ईस्ट्रोजेंस के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसी तरह आलमंड्स के अंदर, बादामों के अंदर और नट्स के अंदर भी बहुत ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो आपकी एक तो कोलेस्ट्रॉल को लोअर करती हैं और HDLs को इम्प्रूव करती हैं। लेकिन फिर इसमें वही बात आ जाती है, फ़र्क है आप कितना खा रहे हैं। अब अगर आप इतना बड़ा पैकेट बादाम का खा लेंगे एक ही दिन में, तो वो आपको बजाय फायदा देने के नुकसान देगा। तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में खाना चाहिए, इत्तेदाल के साथ खाना चाहिए। बिल्कुल सही। ब्रेक के लिए रुकते हैं और फिर आपसे मुलाकात। खुशामदीद और सुबह बखैर जनाब। खालिस गोल्ड मिल्क और पिंक बीट्स की वजह से स्किन वाइट क्रीम जो है मुनासिब कीमत में हमें गोरापन भी देती है, उसके साथ साथ स्किन सेहतमंद भी करती है, दाग धब्बे भी इससे ख़त्म होते हैं। 2 दफ़ा लगाना ज़रूरी है दिन में और 1 दफ़ा रात को, ताकि अच्छी तरह से जज्ब हो सके और हमारे ये जो मसले हैं उनको ख़त्म किया जा सके। आज हम बात कर रहे हैं स्किन वाइटनिंग के ऊपर, और उसके लिए हकीम रिजवान मेरे साथ हैं, हमारी न्यूट्रिशनिस्ट मदिया हमारे साथ हैं, डॉक्टर अरमीला मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहब, अगर स्किन पे दाग धब्बे नमूदार हो जाए, अनइवन टोन हो, माथे पे कुछ और, गर्दन पे कुछ और, इस एरिया में कुछ और, क्या करें? इसका क्या इलाज है? फर्ज सबसे इम्पॉर्टेंट उनका सबसे पहले तो ब्लड सैंपल भिजवाना पड़ेगा कुछ टेस्ट करवाने के लिए, ताकि हम रूल आउट कर दें कि हीमोग्लोबिन लो तो नहीं है, फेरेटिन लेवल्स जो आयरन रिजर्व्स होते हैं वो लो तो नहीं है, कोई हार्मोन डिस्टर्बेंस तो नहीं है। हिस्ट्री में पूछना बहुत ज़रूरी है। ये बातों पे मैं इसलिए एम्फेसिस कर रही हूँ कि लोग सिम्टम्स को ट्रीट करने लग जाते हैं। सिम्टम्स ये निशानियाँ होती हैं चेहरे पे जो आ रही हैं, लेकिन उसके रूट कॉज को नहीं ट्रीट कर रहे होते, उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देते। तो इसी वजह से वक्ती तौर पे वो फेड हो जाएंगे और फिर दोबारा नमूदार हो जाएंगे। उसके बाद मेकअप प्रोडक्ट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकअप प्रोडक्ट्स वो क्या यूज़ करें, और उन्होंने कोई ब्लीचिंग क्रीम्स, ब्लीचिंग किस्म की चीज़ें और गलत मलत जो मिक्सचर क्रीम्स के मिलते हैं वो तो नहीं यूज़ किए। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमनली हम ये रोज़ाना देखने वाला हमारा मसला है। अगर ये तमाम चीज़ें हमने कंसिडर कर ली हैं, इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सूरज से बचने वाली क्रीम ज़रूर लगानी है। हम लोग उनको नाइट क्रीम्स का एक ब्लेंड भी बना के देते हैं, जिसमें 2-3 तरह की क्रीम्स होती हैं। विटामिन सी भी होती है उसमें शामिल, और आर्ब्यूटिन, 2-3 और जो आजकल बहुत वेल नोन प्रोडक्ट्स हैं, हम लोग उनको एक ब्लेंड बना के ब्लेंड की फॉर्म में देते हैं। फिर हम उनको कुछ एक पूरा रूटीन बताते हैं ट्रीटमेंट्स का, कि आप कुछ लेजर्स करवाएं जिससे वो हेल्प उनको मिलेगी, कुछ इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स आए हुए हैं वो बहुत हेल्प करते हैं,
इसके अलावा मीज़ोथेरेपी बहुत हेल्प करती है। अब मीज़ोथेरेपी क्या चीज़ है? मीज़ोथेरेपी में ये होता है कि आपकी स्किन के अंदर हम इंजेक्शन के ज़रिए से एक दवाई सिर्फ आपकी स्किन में डाल देते हैं, बजाय इसके कि वो दवाई आप खाएं और पूरे जिस्म का हिस्सा बन जाए वो दवाई, और आपके लिवर को भी उस पर काम करना पड़े उस दवाई को तोड़ के और फिर उसको काबिल इस्तेमाल हालत में आपके लिए बनाया जाए। उससे बेहतर है कि आप उस दवाई को, उस एजेंट को जहाँ पे रिक्वायर्ड है, अगर एक मिलाजमा का पैच है सिर्फ वहाँ पर ही वो दवाई डाल दी जाए। सिंपल, बहुत ही बारीक 32 गेज नीडल्स और 30 गेज नीडल, बहुत फाइन नीडल्स के जरिए से हम वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं एरिया का, और उससे बहुत फर्क पड़ता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सही। और खाने पीने में फिर क्या करें? क्या कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स है जो लगाई जा सकती हैं? ऐसा है कि जो ब्लैक स्पॉट्स होते हैं या ब्लैक हेड्स या इस तरह की जो स्पॉटिंग शुरू हो जाती है, ये हमें विटामिन ए और ओमेगा 3 की डेफिशिएंसीज की वजह से होती है। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं आपको कहाँ पे पाई जाती हैं? वॉलनट्स इज़ रिच इन ओमेगा 3, फिश साबन इज़ रिच इन ओमेगा 3। ठीक है, विटामिन ए हमें मीट प्रोडक्ट्स में मिलेगा, ठीक है, कैरेट्स में मिलेगा, ठीक है, चुकंदर में मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें अगर हम अपनी डाइट में डेली तौर पे या फिर अगर वीकली भी हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत अच्छा है। लिवर इज़ द रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन ए, और अगर हम वीक में एक दफ़ा लिवर ले लेते हैं तो उससे हमारा HP लेवल भी नॉर्मल रहेंगे, विटामिन ए लेवल्स भी नॉर्मल रहेंगे, और कोई मेरा नहीं ख्याल इससे। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच। आप सबका बहुत शुक्रिया, आप लोग साथ रहे और हम आपकी मदद से डिस्कस कर सके। आज के जो हमारे कॉलर्स जिन्होंने कॉल किया, हम उनके नाम में से ड्रॉ करके वो लोग जिनको पहले गिफ्ट नहीं मिले हुए, आज के हमारे जो वाइटनिंग प्रोडक्ट्स गिफ्ट हैं वो भिजवाए जाएंगे। शुक्रिया साथ रहने का। इसी दुआ के साथ आपकी हर सुबह खुशगवार हो और हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल फिर। रखिएगा अपना ख्याल और दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।